जी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं लेक्चर 44 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एडिशनल काम क्या हो रहा है, आपने F3 में जैसे पढ़ रखा है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, आपस की सेल परचेज, तो P2S S2P ये भी कॉन्सेप्ट आपको इसमें आ जाएगा। उसके अलावा सवाल में कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप देखें तो P ने S को एक्वायर किया, NCI को फेयर वैल्यू पे रखते हैं और उसके बाद इम्पेयरमेंट टेस्ट में गुडविल इम्पेयर हुई है। ठीक है, तो ये तो सेम हो गया पिछले सवाल से, यानी कि हर सवाल में पिछला रिपीट टेलीकास्ट चलेगा, लेकिन एक नई चीज़, तो वो नई चीज़ भी आती जाएगी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पक्का होता जाएगा, पक्का होता जाएगा। जो पक्के नंबर आपने लाजमी ले लेने हैं पर्चे में, आधे नंबर तो खामखा मिल जाते हैं सवाल में। ठीक है, उसके बाद इससे अगला सवाल आपको मैंने करवाना है इसी पार्ट में, ये दोनों सवाल करवाने हैं। अगले सवाल के अंदर सेल वाली ट्रांजैक्शन गायब कर दी है, गुडविल की इम्पेयरमेंट वाली ट्रांजैक्शन गायब कर दी है और रीवैल्यूएशन ऑफ एस एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट डाल दी है। ये भी आपने किया हुआ है, लेकिन आपको अब तरतीब पे डाल दिया है। अब आप सिर्फ ये देखते जाएंगे कि हर ट्रांजैक्शन हम इसी फॉर्मेट में आराम सुकून से फिट करते चले जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं होगा। और जिस ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा भी मसला आएगा मैं उसको जहाँ तक चाहेंगे खोद कर ले आऊँगा आपके लिए, मसला नहीं है, आप इंशाल्लाह परेशान नहीं होना। अब क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 जून 14 इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। अब होती होंगी एडजस्टमेंट्स, हमें इससे क्या, हमें तो इसका नहीं पता, हमें तो एक ही बात का पता है कि हमने सबसे पहले कंसोलिडेशन का सवाल आते ही हमने क्वेश्चन नंबर 3, ठीक हो गया जी, ये किसने मिटाया है, मैंने खुद मिटाया था। अच्छा गुड। क्वेश्चन नंबर 3, P ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग 2 SRE, वर्किंग 3 CRE, वर्किंग 4 NCI, कहानी खत्म। उसके बाद एडजस्टमेंट्स हैं सवाल की, ठीक है, तो उनको इंशाल्लाह हम जो है वो, मैं कोशिश करूंगा जितना कुछ बोर्ड पे हो सके होता रहे, वरना फिर वन नोट तो है ही। ठीक है, शुरू करें जी काम। लें जी, फॉर्मेट बन गया। अब देखो मज़े की बात, ये जो P+S आप करते हो, ये P+S वहाँ पे लिखने के नंबर हैं, इसके भी नंबर हैं, यही शायद आपको 4-5 मिले होंगे जो आप कह रहे हैं। ठीक है, एनीवेज F3 पास हो गया था आपका, लेकिन F7 में ऐसे नहीं करना। F7 में ये आपका हाई स्कोरिंग सवाल होना चाहिए, इंशाल्लाह होगा भी सही। ठीक है, आप बिल्कुल इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे फ्लुएंटली काम करते चले जाएंगे, और जो आप अपना कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहीं से भी उठा के करेंगे, एडजस्टमेंट्स अल्लाह ने चाहा तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, जितने सवाल मैंने आपको करवाने इसी में ही रहेंगे। ठीक है, बस इनको तोड़ तोड़ के करवा रहा हूँ मैं, ताकि एक ही बार सारा बोझ ना पड़े और एक एक ट्रांजैक्शन इकट्ठी होने की बजाय अलग अलग तैयार होती चली जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। PPE 460 + 200 पूरा लिखिएगा पर्चे में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कॉपी पेस्ट करते होते हैं आप तो एक्सेल में जी। 200 प्लस 460 नहीं 200 अच्छा 460 + 200, ठीक, 460 + 200, बाकी ये खाली इसके एडजस्टमेंट्स भी आया करती हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आज वो लिख रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है एस की, ये इन्वेस्टमेंट इन एस है, इन्वेस्टमेंट इन एस खुद लिख रहा है, तो इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट्स लिखे और यहाँ पर आप ले आओ, बाद में वही पूरी की पूरी निकले तो माइनस करके सारा बेशक यहाँ जीरो करके लिखना, लेकिन अब तो क्लियरली कह रहा है क्या है ये, इन्वेस्टमेंट इन एस। तो अगर इन्वेस्टमेंट इन एस है तो इसको डायरेक्ट इधर लिख लो, इन्वेस्टमेंट इन एस कितनी है जी, 340 है, और ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है 2 मिलियन शेयर्स हैं। अब कहीं पे सवाल के अंदर उसने एडजस्टमेंट अगर ना दी तो 2 मिलियन मतलब कि कितने % शेयर होल्डिंग है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, वैसे बाय द वे निकाल लेते हैं। इधर देखो इक्विटी में आएंगे, एस का शेयर कैपिटल है 250 मिलियन और $100 का एक शेयर है, ये 100 रुपीज़ था सवाल में। अच्छा, मतलब ये चेंज करने का मकसद ये होता है कि सवाल में ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, फेस वैल्यू। ओके, तो जो सवाल में लिखी हो वही आपकी फेस वैल्यू। ठीक है, तो 250 डिवाइड बाय 100 करें तो 25 मिलियन है, और ये नहीं 2.5 होना है, 2.5 मिलियन है और ये 2 मिलियन है। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग निकाल के रख लेता हूँ अभी। तो वर्किंग नंबर 1.1 में मैंने कहा जी P एक्वायर्ड या P शेयर जो भी लिख लें, P एक्वायर्ड S कितना, तो यहाँ पे मैंने लिखा जी 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 2.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू
80%, तो इसका मतलब 20% क्या होगा, NCI। ये सवालों में नॉर्मली, आपके सवालों में मैंने देखा गिवन होता है, लेकिन ना गिवन हो, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हम तैयारी करते हैं तो हम निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे है जी, लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू एस। जरा मुश्किल तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको आसान कर लो। ग्रांटेड टू एस, पी की किताबों में नजर आ रहा है कि हमने एस को ये लोन ग्रांट किया, तो मतलब ये लोन रिसीवेबल फ्रॉम एस लिख देता हूं मैं, जरा आसान हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू एस मतलब लोन रिसीवेबल फ्रॉम एस, ठीक है। तो गुडविल के लिए एक लाइन छोड़ दी मैंने, 2-3 लाइनें छोड़कर लिखा करो। लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू एस ही लिखूं या रिसीवेबल फ्रॉम एस लिख दूं, जो मर्जी लिख देते हैं, चलो रिसीवेबल फ्रॉम एस। कितना है, 30। लो नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स नजर आ रहे हैं जी 595 और 400, ये अलग अलग भी आ सकते हैं सवालों में, इन्वेंट्री डेटर्स अलग अलग आ जाए, कोई मसला नहीं, इकट्ठे आ गए इकट्ठे लिख दें। तो करंट एसेट्स बताइएगा, 595 प्लस 400, ठीक है जी। लो ये नंबर मिलते जा रहे हैं आपको। करंट एसेट्स हो गए, एसेट साइड खत्म, लायबिलिटी पे आए। इक्विटी पेरेंट 600, फेस पे सब्सिडरी का वर्किंग 1, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कितना जी, पेरेंट का 600, 600 चल रहा है डॉलर, मिलियन में, 1000 में, क्या है, मिलियन, ठीक है। और शेयर कैपिटल सब्सिडरी का 250 आ गया वर्किंग 1। एक तरीका हर सवाल में यही तरीका, तो मुफ्त के नंबर आपके पास, ठीक है जी। नेक्स्ट है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का असूल क्या बना लिया हुआ हमने, नहीं, वर्किंग, पी की रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग 3, सीआरई में पूरी बात करें ना, और एस की रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग, ठीक है। तो 425 और 250, तो पी आर ई क्लोजिंग 400, 425 और सब्सिडरी की, सब्सिडरी आ रही क्लोजिंग 250, 250, ठीक है जी। अच्छा ये ना वो नवा डॉट पे आ गया, कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस बिल्कुल सेम रख, बिल्कुल सेम क्लोजिंग, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ रही हैं जी, हाँ, तो वही तरतीब चल जाएगी जो पहले की। असल में पेरेंट की किताबों में कह रहा है कि रिसीवेबल फ्रॉम एस है, एस की किताबों में पेएबल टू पी नहीं आ रहा, मतलब अलग से नहीं आ रहा, लेकिन इसमें पड़ा तो लाजमी है, ये तो पक्की बात है। इसका मतलब अगर 30 मैं कह दूं ये है, तो बाकी कितना है, वो 42, फिर क्या होगा, दूसरे लोगों का। कंसोलिडेशन आपको याद आ रही है, ठीक है, लेकिन ये अच्छे से याद आ रही है, क्योंकि अब तो जो चीज़ें समझ नहीं आती थी वो भी आ रही हैं समझ। खैर शुक्र करें इसके ऊपर अल्लाह का। और आ जाए जी चलें, खैर हम तो फिलहाल लिख लेते हैं जो तरतीब है, पी प्लस एस, ये तो बाद में फिर देखेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 200 प्लस 72, वही जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की थी मैंने, बिल्कुल वैसे ही चलना है। लेकिन यहाँ पर क्या एहतियात करनी है, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स की जगह छोड़ दें, एनसीआई की जगह छोड़ दें, और 1-2 लाइन वैसे भी छोड़ दिया करें, वरना आल्ट आई आर तो है ही, कॉलम ऐड हो जाता है, लेकिन वो फिर फार्मूला आगे पीछे ना डिस्टर्ब हो जाए आपके। एनीवेज कोशिश किया करें 1-2 लाइनें आप जो है वो छोड़ दिया करें, ओके। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 200 प्लस 72, वो -20 बाद में देखेंगे भाई, पहले मैं पी प्लस एस तो कर लूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, करंट लायबिलिटीज 200 प्लस 28, करंट लायबिलिटीज 200 प्लस 28, ठीक है जी। चल पी प्लस एज इज ओवर, ठीक है। कितना मलाई के जैसा सवाल होता चला जाता है। कोई आपका सवाल आपको ओपन करके अभी दिखा भी दूंगा, जरा ये 2 सवाल कर लूं, जाते जाते सवाल दिखाऊंगा फिर इंशाल्लाह आपको। कोई एक सवाल ओपन करूंगा जिसमें एसोसिएट ना हुई, आप देखोगे अगर वो छोटे सवाल कर लेंगे तो फिर तो 90% सवाल ही आपको सामने होता हुआ नजर आ रहा है कि यार ये तो हो गया काम। यानी कंसोलिडेशन जो आपके पर्चे में आ रही है वो इंशाल्लाह आज हमने कर लेनी है, मसला नहीं, लेकिन तरतीब से, आराम आराम से, एक एक स्टेप, एक एक चीज़ अलग अलग।
पी एक्वायर्ड एस ऑन यकम जुलाई 12, हम खड़े हैं 30 जून 14, कई साल पहले खरीदा था, ठीक है। ये मिड ऑफ द ईयर आएगी तो मसला आएगा, लेकिन वो सवाल अलग है, अभी ये पक्का कर लें, ठीक है। कई साल पहले खरीदो या साल के पहले दिन खरीदो, बात एक ही होती है, बात एक ही होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब पी एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन एस ऑन यकम जुलाई 12 व्हेन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस वर 140, तो प्री आर ई गिवन, सब कुछ गिवन है, ठीक है। अब यही मिसिंग होने लग जाएगा ऐसा ऐसा सवालों में, तो ये पक्का होगा ना फॉर्मेट, तो मिसिंग फिगर फिर वो नई चीज निकालना मसला नहीं, ठीक है जी। कितना 140, तो ये जनाब आर ई आ गया, प्री वाला 140, ठीक है। उसके बाद वो कहता है पी एनसीआई को वैल्यू करता है एक्विजिशन डेट पर, किया है उसने फेयर वैल्यू पर, और एस की शेयर प्राइस 170 पर शेयर थी एक्विजिशन डेट पर। अब उसने क्या किया, पिछले सवाल में टोटल 11,000 दे दिया था, यहाँ पे उसने पर शेयर दे दिया, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अगर 2 मिलियन शेयर्स टोटल में से हमने ले लिए हैं तो फिर 0.5 मिलियन शेयर्स उधर पड़े, और हर शेयर की एक्विजिशन, अच्छा ये ज़हन में रखना, शेयर प्राइस पी की नहीं एस की, और दूसरी बात कौन सी डेट की, एक्विजिशन की। ये दो डेट्स भी देगा सवाल में आपको परेशान करने के लिए, आपको ईयर एंड की डेट भी दे देगा, आपने उससे नहीं घबराना, आपने एक्विजिशन डेट वाली वो प्राइस उठानी है, ठीक है। तो एनसीआई को किस पे रखना है जी हमने, इसका मतलब गुडविल होगी तो फुल होगी, और ओके, और अगर ये प्रोपोर्शनेट शेयर पर हो तो यहाँ पर डिब्बे का जो डिब्बे का टोटल बनता है वो ले लेते हैं, और फिर अगर इम्पेयरमेंट हो तो वो सिर्फ सीआरई में। ये कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन बस आपने पढ़ी जरा और तरीके से हुई थी, आपको समझ नहीं आती थी, बाकी आपको बताया कि आपको आती है कंसोलिडेशन, बस इस तरतीब पे डालो, दुनिया जहान की एडजस्टमेंट जिसमें डालो, मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, अब इधर देखो 85 नहीं, वर्किंग शो करते हैं, तो 0.5 मिलियन शेयर्स हैं इनटू $170 का एक शेयर। अब बताओ 85 मिलियन, अब ये 85 मिलियन की डबल एंट्री क्या है, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इसका नाम कुछ भी रख सकते थे, हमने एडजस्टमेंट अकाउंट रखा हुआ, ठीक है। हाँ, 85 से एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और एनसीआई क्रेडिट, यहाँ पे लिखो एनसीआई को किस पे रखा है आपने, और अब तो वर्किंग वन का रेफरेंस वैसे भी लाजमी है, वर्किंग तो 85 की वहीं पर पड़ी, ठीक हो गया। नेक्स्ट लो, ये तो हो गया, पिछले सवाल तक का काम तो गया हो। अब वो कहता है इम्पेयरमेंट टेस्ट ने इंडिकेट किया है कि गुडविल इम्पेयर हो गई है। अब यहाँ पे गुडविल भी निकल सकती है, क्योंकि और कोई चीज़ अगर इसको हिट कर सकती है ना वर्किंग वन को, तो एक्विजिशन डेट के ऊपर एस के नेट एसेट्स की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस है, किया हुआ है ना F3 में, अगले सवाल में आ रहा है, टेंशन ना लो, ठीक है। तो वो नहीं है इस सवाल में, इसलिए अभी भी गुडविल निकाल के इम्पेयरमेंट में कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी आदत क्या बना रहा हूँ, सवाल पूरा करने के बाद एंड पे वर्किंग वन को बैलेंस करेंगे और फिर देखेंगे गुडविल है तो इम्पेयरमेंट, और गुडविल नहीं हुई, नेगेटिव गुडविल हुई तो फिर कोई इम्पेयरमेंट नहीं होती, ठीक है। उसका क्या करना है, वो जिस सवाल में आएगी तो देखेंगे, हो सकता है इसी में आ जाए, लेकिन इसमें तो इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट दे रहा तो नहीं होगा। अब P to S, S to P, अब मसला क्या है, मसला ये है कि हमने सेल्स की हैं 300 रुपए की ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें से 120 की तो आगे सेल हो गई हैं, रिमेनिंग कितनी है। अच्छा, अब ये जो 120 की दौरान साल सेल हो गई हैं, उनके साथ हमने क्या करना है ज़रा बताओ, क्यों नहीं कुछ करना। बेसिकली मामला तो ये था ना कि ये अब हुआ क्या होगा, पेरेंट ने बाहर की दुनिया से ये चीज़ें मंगवाई होंगी, ठीक है, परचेज की होंगी, पता नहीं कितने की, ठीक है, 20% ऑन कॉस्ट है, निकाल सकते हैं, पर मुझे उससे मसला नहीं है। और आगे इसने सब्सिडरी को बेची, तो ये S2P, सब्सिडरी ने आगे फिर बेच भी ली, पता नहीं कितने की, ये इसने आगे सेल भी कर ली, लेकिन ये जो सेल थी टोटल वो कितनी थी, 300 की सेल ये थी, जिसमें से इसने आगे बेच ली, कॉस्ट जो इसको पड़ रही थी 120 की, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, अब जो बाहर से आई थी और बाहर चली गई हैं, वो तो इस ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या हो चुकी हैं, रियलाइज हो चुका है, वो प्रॉफिट क्या हो चुका है,
रियलाइज हो चुके हैं। अगर ये बात समझना है तो मैं बेसिक इलस्ट्रेशन पे लेके जा सकता हूँ आपको, सादा सी बात है बिल्कुल, ठीक है। मसला किससे है? मसला इससे है कि जो एस के पास क्लोजिंग स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में उसके पास अभी भी कितनी अनसोल्ड पड़ी है? अनसोल्ड पड़ी है 180, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में अनसोल्ड 180 जो है, ये बाहर से खरीदी गई, पी की कॉस्ट आ रही है, आगे उसने मार्कअप ऐड करके एस को बेची और एस इनको आगे बेच अभी नहीं पाया, जिस वजह से जो प्रॉफिट पी ने लोड करके भेजा था वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब हम एक तरतीब बनाने लगे। वो तरतीब क्या होगी? हम 3 चीजें लिखा करेंगे, सोल्ड, अनसोल्ड और अनसोल्ड के ऊपर प्रॉफिट। वर्किंग एट नहीं, कोई नाम नहीं है। वर्किंग एट वो वर्किंग है जो सवाल में कोई भी आ जाए। 7 तक मैंने बुक की हुई है, आगे सवाल की कोई भी एडजस्टमेंट होगी वो 8 जो पहली आ गई, 8 9 10, वो तो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल मैंने वैसे उसमें कर दिया था। इस सवाल में इंपेयरमेंट पहले नहीं आ रही, तो वर्किंग एट 9 10 11 12 3600 वर्किंग कर दो, मुझे कोई मसला नहीं है। पर्चे में बेशक पर्चे में सही नंबर ले लेना, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए मेरी नंबरिंग के साथ चलो, ठीक है ना। पर्चे में कोई मसला नहीं, कर सकते हो आप, मैं भी कर सकता था चेंज, अभी मेरी प्रैक्टिस अच्छी है लेकिन मैंने आपके लिए नहीं किया अभी। अच्छा, अब वर्किंग एट में क्या है? सेल ऑफ गुड्स है, और इधर देखो P2S, P2S। अच्छा, तो P2S आ गया। अब 3 चीजें हैं जो मैंने लिखनी है इस सवाल में हमेशा। पहली चीज सोल्ड, सोल्ड कितना? सोल्ड कितना? 300। उसके बाद अनसोल्ड कितना? 180। और उसके बाद तीसरी चीज अनसोल्ड के ऊपर प्रॉफिट। अब अनसोल्ड का जो प्रॉफिट है वो आपको निकालना पड़ा करेगा। अब अनसोल्ड का प्रॉफिट है, इस 180 को पकड़ लेंगे और देखेंगे मार्कअप है, मार्जिन है, क्या है। तो वो कहता है 20% ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे ज़बानी भी कर सकते हैं लेकिन मैं फिर भी लिख दूंगा, तो C+P इज इक्वल टू S लिख लेता हूँ, यहाँ पे आसानी हो जाएगी। तो मार्कअप है, कॉस्ट पे है 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। तो अगर PS को चीज़ें बेचता है तो वो इस अरेंजमेंट पर बेच रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसका मतलब जो P ने बेची थी वो P की सेलिंग प्राइस थी ना, बोलो, उसी में से 180 बचा पड़ा है। तो ये 180 क्या है? सेल। ये क्या है? सेल। ये किस पे पड़ा है? 120 पे। हमें इसमें से क्या चाहिए? ना, कॉस्ट नहीं चाहिए। इधर देखो, भूल गए। हालांकि आपने, जब मैंने वो वाले यूज करके कॉस्ट निकलवाई थी तो आपने कहा था हमें याद इसलिए कि कंसोलिडेशन में हम करते थे, ये प्रॉफिट निकालते थे। तो भाई वो अब जब आया मौका तो भूल गए हो, प्रॉफिट निकालना है। तो डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20 कितना? अब देखो, बैलेंस शीट का सवाल करते हुए मुझे ना सोल्ड की फिगर चाहिए ना अनसोल्ड की, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? अनरियलाइज प्रॉफिट, जिसको मैंने रिवर्स कर। लेकिन ये वर्किंग का पक्का फॉर्मेट इसलिए बना दिया कि जब P&L के सवाल में जाएंगे तो मुझे वहां पर सोल्ड भी चाहिए, सेल वाली फिगर भी चाहिए। अच्छा, और अगली बात, अनसोल्ड इसलिए लिख लिया कि अनसोल्ड को यूज करके हमेशा हमने प्रॉफिट निकालना होता है। तो ये मैक्सिमम 3 चीजें हैं। हालांकि इस सवाल में सिर्फ इसकी जरूरत थी 30 की, डायरेक्ट निकाले, पर्चे में डायरेक्ट निकाल लेना, लेकिन अभी तो सीख रहे हैं, ठीक है। अब बड़ी ही आसान एडजस्टमेंट है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। किसने बेचा? अच्छा, तो बेचने वाले ने प्रॉफिट कमाया होगा। कितना प्रॉफिट कमाया? यही प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को क्या करना है? रिवर्स। क्या करना है? रिवर्स। अब प्रॉफिट जब रिकॉर्ड होता है तो क्रेडिट होता है, और जब उसको रिवर्स करेंगे तो इसका मतलब मैंने प्रॉफिट को, गेन को क्या करना है? डेबिट, यानी रिवर्स। तो गेन हो गया डेबिट कितने से? 30 से। ये गेन डेबिट हो गया। अब दूसरी तरफ एक ने प्रॉफिट बुक किया था तो दूसरे के पास स्टॉक में पड़ा है। एक ने प्रॉफिट बुक किया हुआ है और जब एस के पास ये स्टॉक में पड़ा है, इधर देखो, एस के स्टॉक में ये पड़े हुए हैं 180 के। तो ये 180 के जो पड़े हैं इनमें अनरियलाइज प्रॉफिट लोडेड है, तो उसको अनलोड करो, ठीक है। तो गेन डेबिट और स्टॉक क्रेडिट, ठीक है। अब स्टॉक क्रेडिट की तो कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि स्टॉक चाहे पी के पास पड़ा है चाहे एस के पास पड़ा है, हमने तो दोनों को ही क्या कर दिया है? ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टॉक तो क्रेडिट हो जाएगा,
बात है, लड़ाई है गेन के डेबिट होने की। तो जो गेन डेबिट करना है वो तो होता है पीएनएल में, लेकिन पीएनएल हमारे पास है नहीं, तो हम फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में हिट लगाएंगे। अब रिटेन्ड अर्निंग्स को हमने कर दिया हिट। अब अगला सवाल पैदा हुआ, रिटेन्ड अर्निंग्स तो दो हैं, ये भी हैं ये भी हैं, तो किसकी रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट करें? क्यों सीआरई? ग्रुप है दोनों। नहीं नहीं, ग्रुप है दोनों नहीं। बेचा किसने? पी ने। बेचा किसने? पी ने। प्रॉफिट किसने कमाया? पी ने। तो पी के प्रॉफिट्स कहां पड़े हैं? सीआरई में, तो इसलिए इसको हिट कहां कर दोगे? सीआरई। ठीक हो गया? कहानी समझ आ रही है? सही है, आसान तरीन तरीका है ये कंसोलिडेशन का। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट मैं पोस्ट करता हूं, तो ये वर्किंग पर्चे में करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो सीआरई डेबिट कर दिया और स्टॉक को क्रेडिट कर दिया, कितने से? 30 से। ठीक है, सही है, यहां पे लिख दो, ये क्या है? रिवर्सल ऑफ अनरियलाइज, रिवर्सल ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट लिख दो, लेकिन साथ लिख दो P2S है, इसलिए इधर आया P2S। अपने लिए लिखना है, वरना तो सिर्फ URP भी लिख दो तो इनफ है। ठीक है, ब्लू मार्कर भी मंगवा लें यार। अच्छा, अब ये बात हो गई ना, तो अब वर्किंग 9 कर दो आप। वर्किंग 9 आपसे क्यों करवा रहा हूं, इधर देखना आमिर भाई तरफ, ये S2P है, जरा जल्दी से ना, जल्दी से, और नहीं तो कैलकुलेशन कर लो, ये वर्किंग कहीं कर लो। S2P जो है इसको भी कर लो जरा फटाफट। ठीक है, इसमें भी तीनों चीजें निकालेंगे हम, सोल्ड, अनसोल्ड और अनसोल्ड का प्रॉफिट, यानी सेम टू सेम, कोई चक्कर ही को नहीं, जिंदगी हमने आसान कर ली। अब तो जल्दी कर दो। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं वापस भी जा सकता हूं, तो सिर्फ सोल्ड अनसोल्ड की एडजस्टमेंट रिवर्स कर दें। अब सोल्ड, सॉरी क्या ये सही है? अच्छा दूसरा बता रहा, आ जाओ फिर मेरे साथ मिलके करो ना। इधर देखो, पहली बात 100 + 50 हो जाएगा इक्वल टू 150। कहीं कोने में लिख लेना, बंदा इजी हो जाता है। सही है। अब S2P है, सेल्स 120, अनसोल्ड 75। तो 120 की सेल है, कोई नहीं कहीं यूज होनी, 75 का अनसोल्ड है, कहीं नहीं यूज करना इसका, तो 75 डिवाइड बाय 150 इंटू 50। ये आपके MCQs भी तैयार हो रहे हैं साथ साथ जी। 25। अब इस 25 की एंट्री है। अब अगेन ये हमेशा ही एंट्री, अनरियलाइज्ड गेन की एंट्री हमेशा ही यही होगी, गेन डेबिट, गेन डेबिट और स्टॉक क्रेडिट, गेन डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। ठीक है, लेकिन अगली बात यह है, गेन को डेबिट करना है तो कहां करें? मसला ये है कि हमारे पास पीएनएल है नहीं, तो गेन इसलिए लिख रहा हूं कि पीएनएल ने आना तो है, तो अभी से तैयारी। इंपेयरमेंट लॉस इसलिए लिखा था कि आना तो है, डायरेक्ट नहीं लिख रहा मैं आ रही, तो मैं पीएनएल के सवाल में जाऊंगा तो ये पहले से ही तैयार होगा, बस उसमें बताना है कि ये करना है वो करना है, अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है जी। अब गेन डेबिट, तो गेन को डेबिट कर दो आरी में। अब अगला मसला पड़ गया, किसकी आरी को? किसकी आरी को? यूं बोला करो, किसने बेचा? एस ने। किसने प्रॉफिट कमाया? एस ने। एस के प्रॉफिट्स कहां पड़े हैं? तो यहीं पे हिट लगा दो, तो दोनों को असर पहुंचेगा, इसका असर दोनों को जाता है। ठीक है ना, तो यहां पे आ गया SRE डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। 25 से SRE डेबिट, स्टॉक इसके पास पड़ा होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमें तो इसमें मसला ही कोई नहीं है, स्टॉक तो वैसे ही इकट्ठा हुआ है, ये हमने कर दिया। ठीक हो गया? ये मुश्किल लगा करती थी एडजस्टमेंट्स F3 में, करने याद नहीं आया था कि ये होगा तो उसमें ये करना है, जीआरई में फेंकना, दूसरा याद ही नहीं होता। रिवर्सल ऑफ URP हम नहीं याद करते होते भाई, आपको जिंदगी में हम कुछ भी याद नहीं करवाएंगे, समझाएंगे। ठीक, अभी तो हमें मसला ही कोई नहीं, अभी हमने याद ही नहीं किया, अभी तुमने समझ लिया, इतना आसान काम है कि नहीं? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। हाँ, सवाल तो खत्म भाई। इंपेयरमेंट टेस्टिंग में पता लगा है, इंपेयरमेंट, थोड़ा सा और मसला भी आ गया, उसने रिकवरेबल अमाउंट दे दी, IAS 36 रिवाइज कराया थोड़ा सा। ठीक है, अब पहले बुक वैल्यू निकालोगे तो रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करोगे ना। अब इधर देखो,
वैसे तो इसका डिब्बा बनाने की अब जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि हमने इसका शेयर तो देना नहीं है एस को, ऐसे ही है ना। जी सर। लेकिन फिर भी मैं आपकी आदत खराब नहीं कर रहा, मैं एक पक्की चीज करवा के चल रहा हूं। किसी एमसीक्यू में किसी जगह पे आपको पूछ ले, बोल दे कि ये क्या है, नेट एसेट्स हैं एस के, उनकी बुक वैल्यू है, तो पता होना चाहिए ना। तो ये क्या है जी, इक्विटी या नेट एसेट्स ऑफ एस। ठीक है, इक्विटी कह लें, ये बार बार लिख रहा हूं ताकि याद होता रहे, या नेट एसेट्स ऑफ एस जी। ये है 390। 390। तो इसका शेयर नहीं दिया, वो पहले ही कर दिया। अब गुडविल है, नेगेटिव गुडविल है। 35 35 किस तरफ आ रहा है, डेबिट क्रेडिट साइड पे। 35 अगर इधर आ रहा है तो ये एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और फिर गुडविल डेबिट हो रही है। पॉजिटिव गुडविल कहते हैं इसको। और अगेन ये कौन सी गुडविल है, अब तो पता है आपको ये कौन सी गुडविल है। फुल क्यों है, फुल क्यों है, फेयर वैल्यू पे रखा। क्योंकि एनसीआई किस पे पड़ा है, फेयर वैल्यू पे। इसलिए अगर इम्पेयरमेंट है, अगर है जो कि करवाएगा, तो उसका असर दोनों को जाएगा। ठीक है, जगह ही नहीं छड़ी ऐसी। चलो खैर, अब ये 35 की जरा एंट्री तो कर लें। गुडविल डेबिट 35 से 35 से, वर्किंग 1 से, और एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब उधर ही कर लेता हूँ फिर मैं, अब वर्किंग नंबर 10। ठीक है, उधर कर देता हूँ, नो इशू। वर्किंग 10 कर लेते हैं यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे कर लेते हैं वर्किंग 10। वर्किंग 10 ज़रा मैं कहता हूँ, ये जूम इन हुआ होता है ना कैमरा, तो इसी पे ही रहे, उधर जाएगा तो जूम आउट करेगा, वो थोड़ा दूर हो जाता है। अब बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर हो जा करती है, ऐसे ही है। जी सर। तो बुक वैल्यू वर्किंग 1 ने हमें बताई है कितनी, 35। 15 रिकवर। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट 15 है, एक लाइन छोड़कर लिखने की आदत है तो वही लिख लो। रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई, 15, तो 20 रुपए का क्या आ गया, इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है जी, अब वर्किंग 1 35 और रिकवरेबल अमाउंट कितनी बताई थी अभी आपने, 15। तो बैलेंसिंग फिगर 20 की आ गई, इम्पेयरमेंट लॉस। तो जिस तरह से मर्जी निकलवाता रहे, हमें क्या, बुक वैल्यू दे दे, रिकवरेबल अमाउंट दे दे, हम कंपेयर कर लेंगे। अच्छा, अगर रिकवरेबल अमाउंट होती 35, 36, 37 यानी 35 या उससे ऊपर, तो कोई इम्पेयरमेंट लॉस ना होता। अब इम्पेयरमेंट लॉस कितना आया जी, 20 का। अब इसकी एंट्री तो है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट गुडविल ही कर दिया करो, गुडविल क्रेडिट 20 से। ठीक है, सही है। लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस का मसला क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस को पीएनएल है नहीं तो आरई में फेंकेंगे। अब आरई कौन सी, आरई कहाँ चलाएं, आरई कहाँ चलाएं, देखें गुडविल कौन सी है। गुडविल कौन सी पता लगेगा कैसे, एनसीए किस पे है, एनसीए प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो गुडविल पार्शियल है तो फिर सीआरई। अगर एनसीए फेयर वैल्यू पे है तो गुडविल फुल है तो फिर एसआरई। अब गुडविल फुल है तो एसआरई। बढ़िया ही कंसोलिडेशन, बड़ा कंसोलिडेशन बना फिरता है जो बच्चों को डराता है, जो बच्चों से लड़ता है जी। तो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया जी गुडविल का, इधर क्यों आ रहा है पता है अब आपको जी, कितना 20 से गुडविल एसआरई में डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस, और गुडविल 20 से क्रेडिट, वर्किंग नंबर 10 आ गई। तो ये वर्किंग 10 पे पहुंच गया आज वर्किंग, क्योंकि 8 से ऑनवर्ड्स वर्किंग सवाल के हिसाब से। चलो जी, सवाल हो गया खत्म। देखो अब फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ इसको लिखने का, मिस नहीं हुआ, मिस नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर 30 रिसीवेबल है तो हमने क्या कहना है, अंकील अंकील अंकील, रिसीवेबल फ्रॉम बेटा नहीं अच्छा लगता। बाहर की दुनिया को आप एक एक पिक्चर दे रहे हैं, एक 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 चीज है, अब आप तो माइनस रिसीवेबल क्रेडिट करो, और पेबल इसमें पड़ा होगा, जब आप उसको डेबिट कर दोगे यानी कम कर दोगे, तो बाकी जो रह जाएंगे वो वही हैं जो दूसरों के हैं, जो बैंकों शैंकों से होंगे। ठीक है, अब इनको खत्म करो ताकि कहानी हो खत्म। ठीक है, तो जी बच्चों, क्या है सीआरई का बैलेंस जो बांटना है, सॉरी एसआरई का, सीआरई और एनसीआई में जो जाना है, इधर देखो ना, 250 में से ये तीनों चीजें माइनस करो, 65
इसका 80% और इसका 20%, कितना 52 और 13 डन। जी सर ये हो गया बेसिकली क्या हो रहा है, ये भी डबल एंट्री है, एसआरई को डेबिट करके हम दोनों को क्रेडिट कर रहे हैं सीआरई और एनसीआई क्रेडिट हो, डबल एंट्री सिस्टम है भाई, रट्टे रट्टे नहीं लगाने, डबल एंट्री है, अकाउंटिंग है, ठीक है जी। तो 25, 52 अच्छा और 20, अच्छा ऊपर सॉरी, तो दोनों ट्रांसपोजिशन एरर इसी को कहते हैं, मैंने कहा बता दूं जी। 52 इधर आ गया, कहाँ से आया जी, एसआरई पोस्ट है जी, एसआरई का पोस्ट का हमारा शेयर है, ठीक है जी। और इधर आ गया एसआरई पोस्ट 13। तो इस सवाल में हमने क्या नया सीखा है, एस टू पी पी टू एस, तो आपने पहले ही सीखी हुई थी, मैंने सिर्फ इस तरीके से सिखाई है कि आपको याद नहीं करनी पड़े, याद नहीं करनी पड़े, ये बहुत आसान तरीका है, बहुत से ज़्यादा आसान। अब आने दो एडजस्टमेंट को, कहाँ जाएगी एडजस्टमेंट, या पी टू एस है या एस टू पी। अब फनकारियाँ क्या लगाएगा वो, ये मार्कअप मार्जिन इस तरह नहीं देगा, कुछ और तरह से डेटा अंग्रेजी में दे देगा, अगर वो मार देगा तो रियाजी की मार दे सकता है आपको, मैथमेटिक्स की मार दे सकता है, अंग्रेजी की मार दे सकता है, अकाउंटिंग की मार अब नहीं दे सकते, अकाउंटिंग यही है, ठीक है। तो क्लोजिंग 447, 447 और 98, 447 और कैरी डाउन 98, 447 और 98, खत्म करो कहानी, 660 660 15 और 940 15 940 1416, 1616 तो 1416 क्यों बोला, 1616 बोला अच्छा मुझे 1416 लगा, 1616। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या बचा, तेरा 1373 कम ऑन यार, लॉन्ग टर्म और मैंने नहीं इधर देखो भाई, इधर देखो जरा, 42 बचा था ना, 200 प्लस 42 रह गया, 242, कैलकुलेशन कर ले भाई आरएस, नींदर ना कर जी। वन सिक्स 15, कहीं पे राउंडिंग वाली बदतमीजी किया आपने, हाँ ऊपर 15 है, हाँ 15 ही बन रहा है, कहीं पे राउंडिंग वाली बदतमीजी नहीं करनी, याद रखना। अच्छा राउंडिंग करो जरूर, दबा के करो, लेकिन एक बात जहन में रखना, जैसे मिसाल के तौर पे ये 65 है, अब यहाँ 65.5 है, आपने यहाँ पे उसको 65.5 से डेबिट किया और यहाँ पे राउंड कर दिया, ऐसा करोगे तो बैलेंस शीट आने टके से आउट हो जाएगी। तो बेशक राउंडिंग करो, लेकिन ध्यान से फिर डबल एंट्री दोनों तरफ जो चीज़ बांटो उसको बराबर बांटो, डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, वरना गलती ना होते हुए बैलेंस शीट थोड़ी बहुत आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1615, ठीक है डन। तो क्या है जी कंसोलिडेशन में, आपने रोला डाला हुआ था, कंसोलिडेशन रहती है। अभी आपने ना कल शाम तक कहना है वास्ता ही बस कर दे दी, सानू आ गई समझ, लेकिन मैंने नहीं करनी बस। अब ये वो कंबल है जो आपको नहीं छोड़ेगा, आप तो कंबल को छोड़ना चाह रहे होंगे, लेकिन कोई नहीं, हम तो उसको घर पहुंचा के आएंगे। देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट टॉपिक कोई भी है भाई कंप्लीट तो करना है ना, तो वैसे भी कंप्लीट करना है ना, 20 नंबर ना हो चाहे 2 नंबर हो, एक टॉपिक है सिलेबस में तो जितना वो है उतना मैंने पढ़ाना तो है ना, क्या कर सकता हूँ, या पढ़ के भी आए हैं तो मैंने पढ़ाना था, बस ये किया है, इसको शुरू यहाँ से किया। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों की खिदमत में गुजारिश है, इस लेक्चर पे पहुंचे हुए हैं, बल्कि उसको स्टार्ट में ही कर देना चाहिए, ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगा कि अगर किसी ने ज़िंदगी में कंसोलिडेशन नहीं पढ़ी हुई, पहली बार पढ़ रहा है, तो मैं अपने FAR2 के लेक्चर्स के स्टार्ट वाले कोई 4-5 लेक्चर्स टुकड़े शुकड़े निकाल के इकट्ठे करके वो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसमें जो मैंने आज क्वेश्चन 1 किया इससे पीछे तक जितने क्वेश्चंस हैं बुनियाद बनाने वाले वो फिर मैं दे दूंगा 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह। तो ऑनलाइन वाले बच्चे ग्रुप में बता सकते हैं ये मसला, ठीक है। बहरहाल मैं खुद ही इंशाल्लाह, आज तो मैंने R1 का मॉक बनाना है, तो कल होपफुली मैं इस काम को कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, बस मुझे याद करवाना। कल कब आना, वो हम इस क्लास के बाद ना डिसाइड कर लें, इस वक्त ऑनलाइन वालों को क्या बताना है कल कब आना है, उनको क्या मसला है,
तो फिर फिलहाल ये काम कर लेते हैं, ठीक है जी। इस सवाल में कोई मसला है तो बताएं। ले आए भाई इधर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी हो गया। आखिरी क्वेश्चन आज का करते हैं, फिर आपको मैं रुख्सत दे दूंगा। अब ये कॉन्सेप्ट पता नहीं, शायद आप कह रहे हैं नया है। बहरहाल नया कॉन्सेप्ट ऐसे ही होगा जैसे गुडविल फेयर वैल्यू पे आपने नहीं पढ़ी हुई थी, आपको पता ही नहीं चलेगा और वो हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन फिर छोटा सा है। अब देखें ना, अगर आपका कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में पकड़ता तो उसमें गुडविल भी होती, उसकी इम्पेयरमेंट भी आ जानी थी, सेल की वो एक एडजस्टमेंट डालता जाएगा, सेल की आपस की सेल को या पी टू एस या एस टू पी हो जाना था, फिर रिवैल्यूएशन भी आ जानी थी। और फिर इसके बाद वो जो मैंने अगले छोटे सवाल दिखाए हैं किधर गए, ये बड़ी मशहूर एडजस्टमेंट है, ये 9, 10, 11, 12, 13 में जो आ रहा है, ये भी होती है एक एडजस्टमेंट नॉर्मली हर सवाल में, बड़ी उसको फेवरेट है ये एडजस्टमेंट हर एग्जामिनर की, हमारे एग्जामिनर हर सवाल में डालता है, आई के वाला भी, आपके एग्जामिनर की भी उसने एडजस्टमेंट डाली होती है। तो एक 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 करके आती है। अब मैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन उठाऊं तो ये सारी चीज़ें मुझे इकट्ठी समझानी पड़ेंगी, तो वो बच्चा परेशान हो जाएगा। तो बेसिकली मैं छोटे छोटे सवाल करा रहा हूँ, कंसोलिडेशन को स्पीड नहीं लगाई हुई, एक कॉन्सेप्ट एक सवाल में कर रहा हूँ। तो अगर एक सवाल करता तो ये सवाल हम शायद 2 घंटे में करते, 2.5 घंटे में करते, वो एक ही करते। वो एक सवाल में आपको तोड़ के 2-3 घंटों में करा दूं शायद, फिर वो सवाल आप करने के काबिल होंगे आसानी से, ठीक है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ना शुरू करें, इसमें देखें क्या चेंज है। मैं तब तक जो है वो बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। तस्वीर भाई कैप्चर कर ली थी, ठीक है, यहाँ पे पॉज कर लें ताकि रिकॉर्डिंग का टाइमिंग करना बढ़ता रहे। 1 मिनट इधर पॉज करें ताकि ये लोग पढ़ने वाले पढ़ सकें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है प्रिपेयर करें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वही पुरानी तरतीब। ये क्या है, अच्छा, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम आ गए और आके हमने ये फॉर्मेट बनाया है। मैंने थोड़ा सा मिटा के ज़रा दोबारा बनाया, उसकी वजह ये है कि मुझे थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए थी एडजस्टमेंट अकाउंट के लिए, इस सवाल की एडजस्टमेंट्स के हिसाब से। आपको इससे क्या लेना देना। तो लेजर ज़रा नए बने हुए हैं, लेकिन उनको मैंने कोई हेडिंग नहीं दी, होगी कोई वजह इसकी भी, ठीक है। अच्छा, अब चले, अच्छा जी, अब इधर फॉर्मेट बन गया, तरतीब अपनी शुरू करते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं फिर क्या नहीं आई। यानी कि मुश्किल तरीन सवाल भी होगा, तरतीब यही रहनी है, और उस मुश्किल तरीन सवाल में भी इंशाल्लाह 70% सवाल आपका ठीक होगा, क्योंकि जो मर्जी सवाल आ जाए, आपकी सेल वाली एडजस्टमेंट वो लाजमी डालता है, आपकी आपस का एसेट भी खरीद बेच सकते हैं, रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट लाजमी डालता है, और उनमें से भी कोई ना कोई चीज़ एक लाजमी होती है। तो यही काम है, गुडविल आएगी। तो कुछ एडजस्टमेंट एक दो मुश्किल होती, समझ नहीं आती। तो फाइनल अकाउंट का सवाल हो गया, कंसोलिडेशन का सवाल हो गया, कैश फ्लो का सवाल हो गया, मैक्सिमम मार्क्स देने वाले सवाल होते हैं ये। रेशोज तो आपको वैसे ही बहुत ज़बरदस्त आती है, बस कमेंटिंग में आपके पर जलते हैं। तो वो थोड़े बहुत आपको 5 सफ़े दिए थे, उनके हिसाब से जहन में रखते हुए कम कम लिखना, ज़्यादा ना लिखना, बहुत बस गुजारे का लिख देना। लेकिन 20 नंबर होते हैं, अच्छा खासा टाइम होता है, जो टाइम 1.8 करके मार्क्स के साथ तेज़ी से रेशोज निकालो, उसके बाद जो दिल में आता है लिखो, कीपिंग इन माइंड वो पॉइंट्स। तो ये सिलेबस है सारा। बाकी तो स्टैंडर्ड्स आपने किए ही हैं, कोई स्टैंडर्ड ऐसा निकला ही नहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। हाँ, अभी तक IFRS 15 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो ख़त्म नहीं ना हुआ। IFRS 5 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो शुरू ही नहीं हुआ। उसके अलावा जो टॉपिक हम ख़त्म कर लेते हैं उसमें तो कोई मसला नहीं होता, ऐसा ही है। तो ये आखिरी टॉपिक चल रहा है ऑफिशियली तो, लेकिन IFRS 5 मैंने बाद में रखा हुआ है कि अब ये ना कह सके सिलेबस एंड हो गया, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 70.5 और 60.5, ठीक है। 1000 में कर लूँ फिर सवाल, या पूरा ही कर लेते हैं? 70 क्या करें, पूरा ही कर लें। PPE जी बोले 70,500 जमा 60,500। ओके, तो थोड़ा सा और ज़रा आगे आ जाएं भाई, आप ज़रा तमीज़ के दायरे में अगर आ जाएं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये मैंने इसलिए किया कि ज़रा
1000 में सवाल नहीं कर रहा मैं, थोड़ी सी जगह मुझे और चाहिए। चलें जी, छोड़े, ये मेरे काम है, आपको इससे क्या, आप तो अपना काम जारी और सारी रखें। अच्छा, नेक्स्ट क्या आइटम आ रहा है जी? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट। तो फिर मेरी मजबूरी है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे अदर इन्फॉर्मेशन में बताएगा इन्वेस्टमेंट के साथ क्या मसले मसाइल है, ठीक है। तो एक लाइन गुडविल के लिए छोड़ दें और इन्वेस्टमेंट लिख लें। 33,500 जमा 5,000, चलो 1000 में ही कर लेते वैसे, चलो खैर। नेक्स्ट, करंट एसेट्स, ऐसा भी हो सकता है, टूट के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो डेटर अलग है, इन्वेंट्री अलग है, ठीक है। डेटर को एजाज बाई रिसीवेबल लिख लेना प्लीज। तो डेटर कितना, मेरे सवाल में जो होगा वो लिखूंगा जी, 7,000 जमा 2500। और इन्वेंट्री लिखा हुआ है, इन्वेंट्री 14,000 और 20,000, ठीक है जी। लो जी, अब थोड़ी सी जगह मुझे बढ़ानी पड़ गई, ज़रा तंगी हो रही है महसूस मुझे इधर। 14,000 था और 20,000, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, जगह ही बनानी है ना, ये लो जगह बड़ी है जी, एडी जगह है तो बोर्ड फिर मिटाई जाता है बार बार। अच्छा जी भाई, उन्हें को चलो अब रहने दो, क्या कहना उनको, मारकर अब ताज़े करके जो हैं बच्चे खुचे। आखिरी सवाल है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल है 50 और 5। 50 पेरेंट का शेयर कैपिटल फेस पे आ जाएगा, तो पेरेंट नहीं लिखते, बस लिखते ही शेयर कैपिटल। ये आपने थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ी होंगी, ये थ्योरेटिकली चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, कि ये इधर आता है, ये उधर जाता है। नहीं पढ़ी थी तो आप बेशक थ्योरी खोल के देख लीजिएगा, हर आपको अंग्रेजी उसकी हर बात आपको अब समझ आएगी इंशाल्लाह, पढ़ते जाएंगे तो। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि पढ़ने की ज़रूरत है। जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, आपकी कंसोलिडेशन का चैप्टर 1 है थ्योरेटिकल, उसमें MCQ के अंदर चीज़ें आ सकती हैं। पढ़ने वाली चीज़ें वहाँ से मैं खुद पढ़ा दूंगा। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ने वाली चीज़ें अप्लाई होनी है और फिर MCQs में आ सकते हैं, वो अप्लाई मैं करा रहा हूँ। पढ़ने वाले बेशक पढ़ें, कोई मसला नहीं है, अच्छा होता है बुक रीडिंग करना, एक बार बुक रीडिंग कर लें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। खैर, शेयर कैपिटल पेरेंट का 50,000, 50,000 आ गया। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना जी? 5,000। ओके, नो इशू। शेयर प्रीमियम आ जाए तो शेयर प्रीमियम भी आ जाएगा। शेयर प्रीमियम सेम वही, यानी दो चीज़ें आज नई आई हैं, एक शेयर कैपिटल के साथ शेयर प्रीमियम, एक रिटेन्ड अर्निंग्स के साथ कैपिटल रिजर्व्स। रिजर्व्स कोई से भी रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व मतलब जो रिटेन्ड अर्निंग में से क्रिएट किए जाते हैं, तो इनका कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है, 100% सेम ट्रीटमेंट है। शेयर कैपिटल वाला शेयर प्रीमियम के साथ, रिटेन्ड अर्निंग वाला किसी और रिजर्व के साथ, चाहे वो रीवैल्यूएशन रिजर्व भी आ जाए। ट्रेनिंग दे रहा हूँ, यानी हमने यहाँ भी कुछ नहीं बता, उल्टा यहाँ भी वैसे ही कर लिया। आप कहोगे कि यहाँ पे भी वैसे ही कर लिया, मतलब जिंदगी आसान बनाएं अपने लिए, कौम के लिए, ठीक है। तो सवाल ये नहीं कि सवाल भाई मेरा दिल है ये सवाल खत्म करके मैं कोई एक सवाल ओपन करूंगा आपका, जिसमें बस वो आपको दिखा दूंगा मसलन कि ये एडजस्टमेंट वो है जो मैंने छोटे सवाल कहे, जब वो हो जाएगा तो ये भी हो जानी, उसके बाद आप सवाल पढ़ेंगे आपको नजर आएगा, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। लेकिन अभी तो आज इब्तिदाई इश्क है, इस लेक्चर में हमने शुरू किया है, पिछले पार्ट में सवाल किए, ये यानी कि मेरा पहला लेक्चर है कंसोलिडेशन का, अभी इब्तिदाई इश्क है, ठीक है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। शेयर प्रीमियम 5,000 और 2,500, तो 5,000 उधर चला गया, 5,000 फेस पर पेरेंट का, 5,000 और 2,500 शेयर प्रीमियम आ गया इधर वर्किंग वन में, कितना? 2,500। अब रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई, कहाँ जाया करती थी मुझे भूल गया, मुझे बता दो, रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ जाती थी? CRE में नहीं, वर्किंग 3 में। हाँ, वो वर्किंग 3 है CRE हमारी, ये इसीलिए मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। वर्किंग 3 हमारी है CRE। ख्वाब में भी कोई गहरी नींद में भी आपको उठाएगा ना, उठा के झंझोड़ के, कहा उठो उठो, वर्किंग 3 नहीं, CRE वर्किंग 2 वही भी ऐसा रही है, ऐसा, क्योंकि हमने तो हर सवाल में उसी को रख लिया ना, पक्का ये मकसद था असल में, ठीक है। मैं अपनी आसानी के लिए कहता हूँ 47 और 32, तो PRE आ गई CRE में, कितनी है जी? 32। क्लोजिंग लेकिन लेनी है हमेशा बैलेंस शीट में 47,000,
और SRE आ गई SRE में। नाम ही नहीं पता। हाँ वो तो नहीं लिखा था, थोड़ी सी जगह इसके ऊपर कर लेते हैं, अल्लाह करेगा पूरा हो जाएगा। असल में रीवैल्यूएशन आए ना, रीवैल्यूएशन जो है ये वो रीवैल्यूएशन नहीं है जो IAS 16 में पढ़ी है आपने, ये IFRS 3 और 10 जो रिक्वायर करते हैं रीवैल्यूएशन। जब आप सब्सिडरी के एसेट सब्सिडरी को एक्वायर करने जाते हैं ना तो उसके एसेट्स को रीवैल्यू, यही नया यह कॉन्सेप्ट है इस सवाल में, लेकिन मैं उस तक पहुंचने के पहले स्पीडें लगाई जा रहा हूं। तो यही बताना चाह रहा हूं आपको कि नई चीज आई है तो क्या हुआ, नई चीज आएगी भी और जाएगी भी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, सीख लेंगे बस लेना देना है, सीखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मकसद कहने का ये है कि लेट्स से किसी बच्चे को ये एडजस्टमेंट ना आती होती तो बाकी नंबर उसके फिर भी पूरे थे, ठीक है। तो वर्किंग 2 हमारी होती है जी SRE। तो आज SRE, अब ठीक है अब ये वाला ही नाम होगा, SRE में आ जाएगी SRE 32,000 क्लोजिंग 32,000, ठीक हो गया। अब आ गया नया माहौल। नया माहौल क्या है, नया माहौल है कैपिटल रिजर्व्स आ गए। तो भाई ये बिल्कुल रिटेन्ड अर्निंग जैसे ही होते हैं, मतलब बल्कि ये तो उन्हीं में से निकाल के अलग किए होते हैं। हाँ अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व होता तो उसके बारे में कह सकते थे कि ये अनरियलाइज वाला रिटेन्ड अर्निंग, लेकिन ट्रीटमेंट उसका भी यही सेम रखना है, ठीक है, बस नाम बदल जाएगा। तो मैंने कहा नई वर्किंग क्या इंसर्ट करनी, कभी कभार ऐसी मनहूस चीज़ आती है तो वर्किंग 3.1 और वर्किंग 2.1 उसी के नीचे लिख देंगे ताकि हमारी ज़िंदगी इधर भी आसान ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, वर्किंग 2.1 ना सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व, सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ माजरत, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व, नथिंग हैज चेंज्ड, ना कुछ बदलेगा, रीवैल्यूएशन आएगी तो भी कोई मसला नहीं होगा, ऐसे ही करेंगे, वो भी एक रिजर्व है। तो वहां पे सब्सिडरी RS रीवैल्यू सरप्लस और कंसोलिडेटेड रीवैल्यू सरप्लस, और ट्रीटमेंट 100% सेम, प्री को दे जाएंगे वर्किंग 1 में और पोस्ट बांट देंगे। बस फर्क ये है कि कैपिटल रिजर्व को अगर सब्सिडरी के बांट रहे हो तो फिर कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व में डालना, ना कि रिटेन्ड अर्निंग। वो देख लेते हैं अभी, तो थोड़ा सा फर्क ही है, ठीक है। NCI तो एक ही होता है। तो 8,000 है और 10,500 है। 8,000 पेरेंट का, इधर नहीं लिखना, इधर लिखो पेरेंट कैपिटल रिजर्व क्लोजिंग कितना 8,000, और सब्सिडरी का कैपिटल रिजर्व कौन सा क्लोजिंग कितना 10,500। कोई चेंज आई है तो बताओ, चीजें नहीं आई जा रही हैं, जाई जा रही हैं, हम अपने फॉर्मेट पे जम गए हैं बस, अब हमें यहाँ से कोई हिला नहीं सकता इंशाल्लाह, ठीक है जी। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं 15,000 और 38,000, लेकिन यहाँ पर आपको जगह छोड़नी है कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स की, वर्किंग, तो फिर इसका बच्चा भी तो साथ ही आएगा नहीं, हाँ बस ट्रीटमेंट सेम है तो 100% सेम है। इसके भी टोटे उधर बांट देंगे, RE NCI, ये NCI तो था, वर्किंग 5 क्या हमारी पेएबल टू NCI, ठीक है। तो जब इसको बांटेंगे तो RE को बांटेंगे तो RE NCI, CR को बांटेंगे तो कैपिटल रिजर्व को तो कैपिटल रिजर्व NCI। इन दोनों ने बेसिकली, ये इसका भी बच्चा है ना तो इसने भी खत्म हो जाना है और कायम रहना है इन्होंने, इसका क्लोजिंग इसका क्लोजिंग, तो वो साथ ले लो ना, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व वर्किंग 3.1, 100% सेम ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है। और NCI, और उसके बाद जाए क्या क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं जी, क्रेडिटर 15,000 और 38,000, 15,000 जमा, अब हमने सवाल पढ़ते पढ़ते काफी नंबर ले लिए, ये सारे नंबर हैं आपके, इसमें इंट्राकंपनी सेलिंग है नहीं है ना, नवी शायद जब पाई हैं, 2 नवी, 3 नई चीजें हैं इस सवाल में, एक कैपिटल रिजर्व, दूसरा सब्सिडरी खरीदने गए तो लॉसेज में पड़ी थी, और तीसरा रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब पहले बात कर लें ज़रा थोड़ी सी समझाने के लिए, फिर आगे बात साके ख़त्म होना कहानी। हमने 1 जनवरी 11 पे P को एक्वायर किया था 70% फॉर 20,000, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। लेकिन मैं ज़रा कुछ इस तरह से आपको करवाना चाह रहा हूँ, 1 जनवरी ज़रा समझाना चाह रहा हूँ। 1 जनवरी 11 पे ये डेट ऑफ एक्विजिशन है ना, ठीक है, इस दिन हम खरीदने गए सब्सिडरी को, तो
सब्सिडरी के पास शेयर कैपिटल था, मैंने कहा था कि ये नॉर्मली बदलता नहीं अनलेस के सवाल बता दे, 5,000 और 2,500 शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम ये नॉर्मली इतना ही रहता है, तो 5,000 और 2,500 पड़ा था, ठीक है जी। और रिटेन्ड अर्निंग्स भी ऐसे ही होती हैं, ठीक है। अब ये वो डिब्बा है ना, ये जो डिब्बा मैं बनाता होता हूँ, यानी नेट एसेट्स, सब्सिडरी के नेट एसेट्स जो लेते हैं हम, या इक्विटी कह लें, जो भी कह लें, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्विजिशन डेट की पोजीशन है, और ऐसे ही हम इस वक्त कौन से साल पे खड़े हैं? हाँ, 31 दिसंबर 14 पे आ गए, तो काफ़ी साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए हैं? यकम जनवरी 11 पे खरीदी है, मैंने लिखा भी हुआ है, कहता है फिर भी अजीब आदमी है ये, क्या कह रहा है आगे से। कितने साल गुजर गए? 3 साल गुजर गए। 11 गया, 12 गया, 13 गया, 14 गया, ये 4 बनते हैं। मैंने कहा बता दूं, क्वेश्चन 3 खुला हुआ था बेटा, एंज ना करो। अब ये जनाब आ गया है 31 दिसंबर 2000, कंसोलिडेशन डेट क्या है जी हमारी? कंसोलिडेशन की डेट आ रही है 31 दिसंबर 2014। तो कितने साल गुजर चुके हैं? अब ज़रा ध्यान से देख के बताओ। 11, 12, 13, 14। अच्छा, अब इनके बारे में चूंकि चुप है तो सादा बात है, ये चेंज नॉर्मली होते ही नहीं है, ठीक है। अब ये क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग अभी अभी आपको पता चली हैं, कितनी है? अच्छा, कैपिटल रिजर्व भी होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है ना, इसी डिब्बे में वो भी आ जाएंगे, पर मैं उनकी बात कर नहीं रहा फिलहाल। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो देखें, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में क्या कह रहे हैं वो? क्लोजिंग इस वक्त कितनी है? 32,000, ठीक है। 4700 तो कैपिटल रिजर्व है ना, 32,000 जिसमें मसला है मैं वो समझा रहा हूँ ना अभी, 32,000, ठीक है। अब सवाल को पढ़ा तो कहता है एट एक्विजिशन एस हैड आ डेबिट बैलेंस ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 6,000, उल्टा डेबिट बैलेंस ही दे दिया। क्या मतलब? रिटेन्ड अर्निंग के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? क्या मतलब इसका? लॉस। कितना? यानी कि ये 6,000 का लॉस इसके पास पड़ा था जब हम खरीदने गए, और फिर जब खरीद लिया तो हमने मेहनतें करके, कोशिशें करके अब उसको 32 पे पहुंचाया। अब बेसिकली मैंने आज तक जिस तरह से भी सवाल देखे उनमें ये देखा कि मसलन ये 0 है। अभी पिछला सवाल जो था इसमें क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग कितनी पड़ी हुई थी? 250, और जब खरीदने गए थे तो कितनी थी? 140। तो ये होता आ रहा है कि ऐसे जनाब 100 डेट ऑफ एक्विजिशन पे 140 होती थी, इसको हम ले जाया करते थे कहाँ पे? कहाँ पे? वर्किंग 1 में, ठीक है ना। और उसके बाद ईयर एंड पे, यानी कंसोलिडेशन डेट पर, ईयर एंड या कंसोलिडेशन डेट जो आपको बैलेंस शीट डेट दी होती है, इस पर जैसे अभी ये सवाल पिछले में क्या था 250, तो ये 250 हुई पड़ी होती थी, ये हमारी जाया करती थी वर्किंग 2 में, ऐसे ही है ना। अच्छा, और ये जो पोस्ट होता था, पोस्ट, इसमें हम कहते थे जी हमारी मेहनत से पोस्ट एक्विजिशन में 100 रुपये का प्रॉफिट आया है, यूं ही करते थे, इसको बांट लेते थे एडजस्टमेंट्स के बाद। अच्छा, अब अगर कभी जो ऐसा सवाल आ जाए जिसमें वो कहे ये तो कर रहे थे ना, देखना जरा, अगर एक्विजिशन से पहले, एक्विजिशन के वक्त डेट ऑफ एक्विजिशन अगर यहाँ पड़ी है, डेट ऑफ एक्विजिशन पर हमारे पास अगर -15 रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़ा है, तो ये तो वर्किंग 1 में जाएगा इंशाल्लाह, वो तो हम देख ही लेते हैं, असूल तो हमने अपना नहीं बदलना। पर मेरा सवाल ये है कि पिछले सवाल और इस सवाल का फ़र्क बता रहा हूँ कि अगर मैंने -15 से +200 का सफ़र लेट से किसी और सवाल में ये तय किया, अगर, बल्कि अपना सवाल डाल देता हूँ, मैंने अगर -6,000 से +32,000 का सफ़र तय किया है, तो मैंने पोस्ट एक्विजिशन कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं? यही तो गलती आप कर रहे हैं। पहले मैंने इस माइनस को 0 तक लाने के लिए 6,000 के प्रॉफिट्स कमाए, फिर इस 0 से पॉजिटिव पे जाते हुए 32,000 के प्रॉफिट्स कमाए,
यानी मैंने पोस्ट एक्विजिशन 38,000 की प्रॉफिट्स कमाए हैं, तो मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स नेगेटिव से आज 32,000 पॉजिटिव हुई पड़ी है, मेहनतें हैं मेरी। ये वैसे बस कॉन्सेप्ट दिया है। एनीवेज, अब ये जो माइनस का बैलेंस, ये मेरी वर्किंग वन में ऐसे माइनस शो कर देना है, मैंने इसकी ट्रीटमेंट बस सिखानी है, लेकिन इसके पीछे साइंस क्या वो भी बता दी है। यानी अगर मैं पोस्ट एक अब बांटने लगूंगा, कोई और एडजस्टमेंट ना हो, तो 32 एक तरफ लिखा होगा, तो 6,000 जो है वो दूसरी तरफ पॉजिटिव नहीं हो, दूसरी तरफ लिखकर माइनस नहीं कर देना कि मैं कहूँ 32 माइनस 6, जैसे आपने बोला कितना 26,000 हमने कमाया, हमने 26,000 कमाया होता तो -6 से ये +20 तक पहुंचा होता अभी। अब बात समझ आई है? तो ये भी हो सकता है कभी हो जाए, अगर हो जाए तो भी हमने अपनी तरतीब नहीं बदलनी। ये तो था कॉन्सेप्ट, ये क्या था? कॉन्सेप्ट। अब हमारी तरतीब पे हम सवाल को डालते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होनी। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एस का डेबिट बैलेंस था कितना? 6,000। अब देखो इधर, अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसका क्या करते हैं, हम इधर देखो, हम क्या करते हैं, हम प्री यहाँ से उसमें से इसको क्या करते हैं, माइनस करके इधर ले जाते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग्स प्री, ऐसे ही करते हैं। अब इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, लेकिन ये प्रॉफिट्स तो हैं ही नहीं प्री पे क्या पड़ा हुआ है? लॉस। तो लॉस, फिर प्रॉफिट अगर इधर आता है तो लॉस किधर आ जाएगा? इसका मतलब ये प्री इधर आ गया कितना? 6,000। अब असूली तौर पे ये प्री इधर क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डेबिट। अब असूल तो ये है, ठीक है, असूल तो ये है कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो प्री वाली हैं वो इधर आनी चाहिए, बिल्कुल असूली बात है, इधर नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमें एक मुसीबत और भी है ना, हम यहाँ पे अपनी सब्सिडरी की वर्थ निकालते हैं, जिसको अक्सर बांट रहे होते हैं हम एनसीआई को भी। तो अब मजबूरी के दर्जे में मैं इस वर्किंग में इसको ले आऊँगा प्रॉपर उसी जगह पर, लेकिन उसमें फ़र्क क्या पड़ जाएगा? उसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि ये मेरा बैलेंस यहाँ पे नेगेटिव शो हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये नेगेटिव शो कर देना है, ये नेगेटिव 6,000 हो गया। तो बात वही है, बस मजबूरी के दर्जे मुझे यहाँ पर इसको नेगेटिव लिखना पड़ा, क्योंकि वरना मेरी फिर बाद में इक्विटी की वर्थ सही नहीं कर सकनी, गुडविल वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। बात समझ आई? आज जितने 3 सवाल किए, प्री इधर डेबिट इधर क्रेडिट, नॉर्मली, बल्कि आपके किसी सवाल मैंने ये देखा नहीं, या शायद को 2-4 सवाल स्किप किए, कोई मिस किसी में आ ना गया हो तो सकता है ना ये। तो जब हो सकता है काम, तो कर लेने में हर्ज नहीं है, ठीक है। तो अगर प्री आ रही है तो प्री आ रही इधर डेबिट इधर क्रेडिट, और अगर प्री आ रही पॉजिटिव नहीं नेगेटिव बैलेंस है, रिटेन्ड अर्निंग नहीं है, लॉसेस पड़े हुए एक्यूमुलेट हुए, तो फिर प्री इधर आ जाएगा। अब असूली तौर पे तो इधर क्रेडिट हो गया तो इधर डेबिट होना चाहिए, लेकिन हम मजबूरी के दर्जे में इसको क्या कर लेंगे? अच्छा, अब देखो वही वाली बात पूरी हो रही है। 32 जमा 6 कितना? 38 है इधर पोस्ट जो बांटेंगे, क्लोजिंग अगर 32 से पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है, ठीक है, -6 से +32 पे गए हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसीलिए अगर अभी आप सवाल खत्म हो जाए आपका, माइनस से आए हैं, सवाल अगर खत्म हो जाए तो कितना बांटेंगे सीआरई एनसीए में? 38,000। क्यों 38,000? क्योंकि माइनस से +32 पे आए हैं। -6 से +32 का मतलब हमने एक्विजिशन के बाद कितना कमाया है? 38,000 का प्रॉफिट कमाया। ये बात समझ आ गई? चलो गुड। ये एक नया कॉन्सेप्ट इसमें था, शायद इसके अलावा आपको फिर ना मिल भी सकता है, लेकिन कर लें एक बार तो अच्छा होता है। यानी तरतीब हमने नहीं बदली, तो यानी कि कुछ भी अगर पर्चे में इससे भी हट के आ जाता है जो मैंने करवाना है, तो आपको तरतीब ऐसी बना दी है कि आप कुछ जुगाड़ करके भी, सोच के, कुछ भी समझ आए, कुछ ना कुछ कर जरूर सकते हैं, और वो अक्सर सही भी हो जाएगा, ठीक है। खैर अभी इसको क्लोज नहीं करना है। हाँ जी, ये खत्म हो गया। अच्छा, अब प्री का मामला हो गया, रिटेन्ड अर्निंग में नया काम था, लेकिन कैपिटल रिजर्व में कोई नया काम नहीं है, वो नॉर्मली है। एंड रिजर्व हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2,000, ये तो फिर नॉर्मली हो गया। तो रिजर्व्स का डेबिट बैलेंस नहीं है, नॉर्मल है। तो इधर देखो, प्री कितना? 2,000, तो यहाँ पे कर दिया आपने डेबिट, और कैपिटल रिजर्व्स सेम ट्रीटमेंट चल रहा है। देखो प्री कितना? 2,000, ठीक हो गया। अब इसमें तो कोई एडजस्टमेंट होनी नहीं, ये ऐसे ही बढ़ जाएगा, लेकिन बांटते बांटते हम एंड पे हैं। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल देखो,
हमने यूफोन को खरीदना था, ठीक है, यूफोन की बैलेंस शीट हमने सामने रख ली। यूफोन की बैलेंस शीट में एक बिल्डिंग नज़र आ रही थी, जिस बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी, छोड़ो इसको, अपनी अपनी जिसकी बुक वैल्यू थी एज ऑन यकम जनवरी लेट से 11/1/11 पर हमारी किताबों में, सॉरी यूफोन की किताबों में, हबीबी के हाथ में जो है अभी तक किताबें, उन किताबों में इनकी बुक वैल्यू नज़र आ रही थी लेट से 70। अब हमने उसको देखकर ना, नेट एसेट्स को देखकर हमने कहा हबीबी 70 की बिल्डिंग है, कितने लोग हैं? उसने कहा 70 की नहीं है, नहीं इसमें क्या गुडविल, इसमें तो फेयर वैल्यू आएगी, ठीक है भाईजान। आप ये बुक वैल्यू पे आ रही है, हिस्टोरिकल बुक वैल्यू पे, अगर आप आज ही इसकी फेयर वैल्यू देखें ना यकम जनवरी 11 पर, तो वो लेट से 120 रुपये होगी पड़ी है। तो आप से मैंने 70 नहीं लेने इसके, आपसे तो मैं लूँगा ये 120, ठीक है। इसका मतलब आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज ऑन यकम जनवरी 11 पर। लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि यूफोन अपनी बैलेंस शीट में उठाकर बिल्डिंग को 120 पे ले आएगा। ये ज़रा हैवी काम हो रहा है अब आखिर में, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत से करो, कल फिर समझा दूंगा अगर समझ नहीं आएगी, बात आसान है। असल में ना सब्सिडरी की अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें सेपरेट, तो उसमें कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस नज़र नहीं आ रहा, मतलब ये रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ ही नहीं कर रहे। तो ये फिर रीवैल्यूएशन हम क्यों कर रहे हैं? IFRS 3 और 10 ने कहा है ये रिवैल्यूएशन करने के लिए कि जब एक्विजिशन के लिए जाओ, एस खरीदने जाओ, तो एस के नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पर लेकर आओ ताकि गुडविल की फिगर सही निकल सके। अगर बुक वैल्यू के अगेंस्ट आपने कैश ले लिया तो सारे का सारा जो गेन है वो गुडविल के अंदर चार्ज हो जाएगा। आप बाकी एसेट्स को उनका गेन अलग दें और गुडविल करेक्ट निकालें। तो ये रीवैल्यूएशन जो हम करने लगे हैं एक्विजिशन डेट पर, ये IFRS 3 और 10 का हुक्म मान के कर रहे हैं, IAS 16 का हुक्म मान के नहीं कर रहे। IAS 16 तो ऑप्शन देता है, ये मैंडेटरी है। इसीलिए एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेशक वो 70 की बुक वैल्यू में पड़ा है, हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसको उठा के 120 पे लाएंगे, ठीक है। तो अगर 120 पे लाना है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ गया? अब मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस करवा रहा हूँ, रीवैल्यूएशन लॉस की एंट्री मैंने आपको नहीं करानी, मैंने ज़बानी बताना है और होमवर्क वाले सवाल में वही हो जाना है आपके साथ। तो वो बस आपने एक सरप्लस को सोच के रखना है, लॉस को नहीं सोचना, वो ऑटोमेटिकली उलट हो गया, ठीक है। अब 50 का सरप्लस है, इसकी एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग बढ़ रही है, कम हो रही है? बिल्डिंग के बढ़ना, बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर देंगे। कहाँ पे करेंगे? अब ये क्वेश्चन है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ये क्वेश्चन है। नहीं, इन वर्किंग वन, क्योंकि मैंने गुडविल निकालने के लिए रिवैल्यूएशन किया और गुडविल कहाँ पे निकलनी है? तो बेसिकली बैलेंस शीट में एसेट को तो बढ़ा लिया, लेकिन गुडविल के अंदर तो मैंने कैलकुलेशन के अंदर वर्किंग वन में तो नेट एसेट्स लिए हुए हैं, और अगर नेट एसेट्स की बात करें तो ये नेट एसेट्स जो हैं ये बुक वैल्यू शो कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कहीं पे आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस तो नज़र नहीं आ रहा, तो ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। इसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस डाल देंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ जाएगी। बात समझ आई? क्योंकि गुडविल इस अकाउंट में निकलनी है, ठीक है। तो अगर इस अकाउंट में मेरी ये इक्विटी की जो वर्थ है, इसकी वैल्यू बुक वैल्यू हुई तो वो गुडविल को सारा कुछ चार्ज हो जाएगा, जबकि नज़र आ रहा है कि 50 रुपए से मेरी बिल्डिंग बढ़ रही है, ठीक है। तो फिर मैं एंट्री करूंगा बिल्डिंग डेबिट, PPE डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो जाएगा, मेरे सवाल के डिफरेंस मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, वो मेरी एग्जाम्पल है। अच्छा, अब ये तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद एक और मसला आएगा, वो मसला बूझो तो जाने, वो मसला क्या है? वो नहीं, बस ये बिल्डिंग तो बढ़ गई ना, अब इसके बाद एक और मसला भी आएगा, कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मसला अभी भी है। देखो, ये हमने कर दिया एक्विजिशन डेट के ऊपर। बेसिकली ना एक बात ज़हन में रखना, आमिर भाई जरा इधर लाइएगा, एक बात ज़हन में रखना, ये चाहे 10वां साल हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, हम चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट रख रहे हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो हमने ये गुडविल का अकाउंट इसीलिए बनाया और गुडविल दोबारा निकालते हैं, लेकिन उसकी इंपेयरमेंट भी हो तो एज ऑन सब कुछ आज तक लेते हैं।
स्टार्टिंग पॉइंट जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो गुडविल पहले से ही पड़ी होती, पर मुझे ये करना ही ना पड़ता, तो आपसे थोड़ी करवाएगा ये काम। हम सेपरेट से शुरू करते हैं। अब समझिएगा, हमने जिस दिन सब्सिडरी को खरीदा उस दिन सब्सिडरी की बिल्डिंग 50 रुपए से हमने बढ़ा दी। अब उसकी एंट्री हमने कर दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, कितनी? अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए अगर यही 50 लिख दूं जरा माजरत के साथ, हालांकि मेरे सवाल की एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो मैंने ये एंट्री पास की ऐसे, 50 रुपए से बिल्डिंग बढ़ गई और 50 रुपए से रीवैल्यूएशन सरप्लस बिल्डिंग का भी बढ़ गया। ये लिखिएगा नहीं क्योंकि हमारे पता नहीं क्या है फिगर, मैं तो ऐसे ही एग्जाम्पल करता गया। तो ये अब ये करने से गुडविल की फिगर तो सही हो जाएगी, ठीक है, लेकिन एक मसला आ गया। वो मसला ये है कि एस ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अभी भी इसको किस पे रखा हुआ है? कॉस्ट मॉडल पे। इसका मतलब एस ने उस दिन के बाद से आज तक जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी वो कॉस्ट पे की होगी, तो इस 50 पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होने से रहती है जिसको हमने चार्ज करना है। और वो चार्ज करना है कब से कब तक? एक्विजिशन से कंसोलिडेशन डेट तक, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। और अगर पीएनएल का सवाल कर रहे होंगे तो फिर बैलेंस शीट में तो एज ऑन आप डेप्रिसिएशन कर रहे हैं ना, पीएनएल के अंदर सिर्फ फॉर द ईयर आएगी। ये जब करेंगे तब देखेंगे, फिलहाल सोचो मत, इसको मैं भूल गया, माजरत मेरे मुंह से निकल गई, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो भाई इधर आओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा काम क्या करना पड़ेगा आपको? डेप्रिसिएशन। अब देखो, अगर बिल्डिंग बढ़ रही है तो सादा बात आपको सिखाई हुई है IAS 8 में ही, बिल्डिंग बढ़ रही है तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी। डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, अब अक्यूमुलेट की बजाय मेरा दिल है कि आप बिल्डिंग को ही क्रेडिट कर दें, जरा इजी हो जाएगा। पीपी इकट्ठा पड़ा होता है ना, क्योंकि बैलेंस शीट से उठाते हैं तो वो पीपी पड़ा होता है। अब कितनी अमाउंट? भाई इधर देखो, जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आपका आया है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, उसको आपने डिवाइड कर देना है रिमेनिंग लाइफ से। रिमेनिंग लाइफ सवाल में आपको हमेशा देगा, तो रिमेनिंग लाइफ ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस एक्विजिशन डेट वाला है, इसको आपने डिवाइड किससे करना है? रिमेनिंग लाइफ से, वो भी किस दिन वाली? एक्विजिशन के दिन वाली। यहां से आ जाएगी आपके पास 1 साल की डेप्रिसिएशन, ठीक हो गया। अब आपने इसके बाद काउंट करना है कि आपके कितने ईयर्स पास हो चुके, ईयर्स पास्ड फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टिल कंसोलिडेशन डेट, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका फॉर्मूला है। कोई मसला? तो ये नई चीज थी ना, लेकिन ये नई चीज आपको मुफ्त के नंबर देने अब आ गई है। अब अगर मिसाल के, तो मुझे नहीं पता इस सवाल के अंदर, तो बहरहाल ये सवाल के अंदर जो फिगर क्या है लाइफ, वो मैंने नहीं दी ना, मैं अपने सवाल पे जाकर करता हूँ ना, अब 2-2 सवाल थोड़ी कराने। सही हो गया। अब मसला यहां पे आना है, अगेन वही मुसीबत आ गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। अब इसको कहां फेंकें? अब इसको किसी ना किसी आरई में फेंकना, कहीं ना कहीं आरई चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को आरई में डेबिट कर दें, क्योंकि पीएनएल तो है नहीं। अब आरई किसकी? कोई नहीं, गलत बता दो, वो ठीक है, लेकिन आपने ऐसे याद रखना है किसके एसेट्स रीवैल्यू हुए हैं। तो अगर एस के एसेट्स रीवैल्यू हुए हैं तो ये एसआरई में डेबिट कर दो, जाहिर है फिर दोनों को हिट लगी जाएगी। हमने तरतीब ही ये रख ली है कि एक एसआरई और एक सीआरई, अगली मुसीबत में नहीं पड़ते कि फिर उनको बांटें, वो जो फिगर वहाँ पहुँच जाती दोनों को उसकी हिट खुद ब खुद लग जाती है, ठीक है। तो ये आपकी एडजस्टमेंट है रीवैल्यूएशन की। कोई मसला? इसकी पिक्चर अगर लेना चाहें तो ले लें, वैसे मैं अपनी एडजस्टमेंट के लिए यही सारा काम करने लगा हूँ। ये 2 चीज़ें इसके अंदर बेसिकली आई हैं नहीं, ठीक है। आज सवाल ख़त्म है अब ये भी, बस अब ज़रा सवाल को पढ़ के प्रैक्टिकली इसको कर लेते हैं। करें शुरू। अब वर्किंग नंबर 8 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, माजरत के साथ मेरे पास बोर्ड पे अब जगह नहीं बची है, क्योंकि मैंने आज ज़बानी नहीं कराना ना, डायरेक्ट नहीं कराना, बल्कि मैंने वर्किंग इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने एंट्रीज भी करके दिखानी है आपको, ठीक है। अब वर्किंग 8 सवाल पढ़ो। अब ये इस तरह से सवाल के अंदर लिखा हुआ आएगा, ऑन एक्विजिशन डेट ऐसे ही लिखा होगा, फेयर वैल्यू ऑफ एस नेट एसेट्स वाज इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू।
एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग, बाकी सब एसेट्स की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू क्या थी, बराबर। इनमें मसला था, किसमें जी, पीपीई ऑफ एस इंक्लूडेड आ लैंड एट कॉस्ट ऑफ 3000, तो यही कॉस्ट है, यही बुक वैल्यू है, क्योंकि लैंड है ना, डेप्ट तो होना नहीं है, ठीक है। दिस लैंड हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 4000 ऑन एक्विजिशन डेट। हाँ जी, हाँ, तो अब ये काम पर्चे में आपने ऐसे नहीं करना, ज़बानी करेंगे, लेकिन जब तक पर्चा नहीं आता तब तक ज़बानी नहीं करना आपने, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे क्या मिल गई, लैंड। तो लैंड की बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू 3000, और लैंड की फेयर वैल्यू कितनी है, 4000। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस है। आप होमवर्क वाले सवाल में ये लॉस हो जाना है, तो लॉस को सोचना ही नहीं है, बस जो करवा रहा हूँ इसको उलट कर देना है इसको उलट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब सरप्लस कितना आ गया, 1000 का। अब इसकी एंट्री ज़रा करवाना मुझे, लैंड डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, पूरा बोलो, इन वर्किंग 1 क्रेडिट, ये ना भूलना वरना मारे जाओगे, ठीक है। कितने से, 1000 से। इसको डेप्रिसिएट भी कर लें, लैंड डेप्रिसिएट नहीं होता, बड़ी मेहरबानी, ठीक है। अच्छा, अगर यही लॉस होता, अब इसकी तो एंट्री क्या होगी, देखो इसकी एंट्री क्या होने लगी, इसकी एंट्री क्या होने लगी, इसकी एंट्री क्या होने लगी, ये नया काम और बहुत इंपॉर्टेंट काम, और एक बार सीखने के बाद सारी जिंदगी अगले सवालों में बाता रहेगा ऐसे ही, कभी ये कभी सेल कभी कुछ, जो एक बार करा दिया वो। और मोटी मोटी एडजस्टमेंट्स यही है, अगर देखा जाए तो शायद एक मेन एडजस्टमेंट रह गई है, कल कराऊंगा, पी या पी टू एस या एस टू पी, फिक्स्ड एसेट बेच दिया जाता है, जैसे गुड्स बेची जाती है, शायद ये भी आपने F3 में नहीं पढ़ा, तो ये भी हो सकता है, तो अब गुड्स भी आ जाए, फिक्स एसेट भी आ जाएगा, लेकिन तरतीब पे डले हुए हैं, मसला कोई नहीं होगा। मोटी एक ही एडजस्टमेंट रह गई है, छोटी 2-3 और रह जाएंगी। कंसोलिडेशन में इससे बाहर कुछ नहीं है, कंसोलिडेशन की खूबसूरती ये है, मैं समझता हूं फाइनल अकाउंट ज्यादा मुश्किल है, जी हाँ, उसकी वजह यह कि फाइनल अकाउंट्स में बहुत वैरायटी है उसके पास टेस्ट करने के लिए। कंसोलिडेशन की अपनी मोटी मोटी 10-12 एडजस्टमेंट्स हैं, जिनमें से गुडविल की 2 बातें हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी इम्पेयरमेंट 3 बातें, नेगेटिव अभी नहीं आई, पॉजिटिव आ रही है, हाँ पार्शल फुल हो गया, फिर ऐसे ही हमने आपस की सेल परचेज देख ली, फिर ऐसे ही रीवैल्यूएशन देख रहे हैं, और कल वाले सवाल में मैं ले आऊँगा, या पता नहीं आज भी कोई पता नहीं, नेगेटिव गुडविल भी आ सकती है। एनीवेज, आज अभी इस सवाल में आ गई, मुझे नहीं पता इस सवाल में है या अगले में आएगी, देख लेंगे, आनी है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन हम तरतीब नहीं बदल रहे। कोई मसला महसूस हो रहा है, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो होगा भी नहीं। अब रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट होने लगी है, देखो जरा, अब अपना असली वाला फिगर लिखें, कितना जी, 1000 से लैंड डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, और क्रेडिट है तो पॉजिटिव। अब यही आपके होमवर्क वाले सवाल में अगर लॉस आ जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे डेबिट, लेकिन करना मजबूरी, यहाँ पे डेबिट ना करना उधर, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ वर्थ निकाली, डिब्बा लगाना है ना मैंने, तो ये डेबिट करके और यहाँ पे क्रेडिट। मैंने डेबिशन को बढ़ाना है, आपने उल्टा देना है, मैंने एसआरई डेबिट करना है, आपने एसआरई क्रेडिट कर देना है। तो जिंदगी आसान रखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ नहीं है यार कंसोलिडेशन में, मैं आपको कह रहा हूँ, आप खुद कहोगे इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स के बाद, कंसोलिडेशन ईजी है, फाइनल अकाउंट्स मुश्किल है। मैं बस यही चाहता हूँ, वो मेरी मंजिल है इंशाल्लाह, ठीक है। तो देखते हैं फिर, अब दावे तो बड़े कर रहा हूँ मैं, देखते हैं फिर क्या बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहता है एन ऑफिस बिल्डिंग हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड कैरिंग वैल्यू बाय। अब ऑफिस बिल्डिंग के बारे में थोड़ी सी कंजूसी कर गया। अब ये डिफरेंट तरीके से ना आपको सवाल के अंदर एडजस्टमेंट दी गई है, ताकि जैसे आपके पर्चे में आए आप कर लें, डिफरेंट तरीके से वो दे सकता है ना जी। तो ऑफिस बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है पता नहीं, फेयर वैल्यू कितनी है पता नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि फेयर वैल्यू एक्सीड कर रही है कैरिंग वैल्यू से बाय 5000, ठीक है। तो अगर फेयर वैल्यू एक्सीड कर रही है 5000 तो इसका मतलब सरप्लस है, और अगर वो कह देता बुक वैल्यू एक्सीड कर रही है तो फिर लॉस। अब मेरे इस सवाल में सारे सरप्लस हैं, अगले में लॉस है, अगले में चेक करो, लैंड ओवर वैल्यूड है, कम करो, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एक्सीड कर रही है, कम करो, तो अलग सवाल रखे। अब पर्चे में क्या होगा, एक सरप्लस दूसरा लॉस भी आ सकता है, सिर्फ सरप्लस सिर्फ लॉस भी आ सकता है, पर्चे में मिक्स हो जाता है काम, पर मैं एक दिन में नहीं करा रहा मिक्स नो, ये मैं कल कराऊंगा, मतलब आपने अगर सवाल कर लिया सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, सही है। अब
इसकी एंट्री बोलो, ऑफिस बिल्डिंग डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, ठीक है, कितने से? 5,000 से। लेकिन चूंकि ये मुआ डेप्रीशिएबल एसेट है तो इसके साथ ही दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी हमें डेप्रीसिएशन की भी, ठीक है जी। तो ना 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 स्पीड नहीं मारनी, ज़्यादा समझ आ जाए ना तो बच्चे स्पीड मारने लग जाते। स्पीड नहीं मारनी, मेरे साथ मेरी स्पीड पे ही चलना है। मैं ऑलरेडी बड़ी स्पीड पे चल रहा हूँ, मुझे तो परेशानी हो रही है, लेकिन आपका फीडबैक सही जा रहा है इसलिए चल रहा हूँ, ठीक है। तो एसिड बढ़ रहा है तो डेप्शन को भी बढ़ा दो। डेप्शन बढ़ाने की एंट्री क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, मैंने जरा फासले पे रखा ना, बाद में इसको वो भी करना है ना, ठीक है। और ऑफिस बिल्डिंग ही कर दो क्रेडिट, क्योंकि फेस के ऊपर ना वो नेट ही आ रहा होता है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि डेप्शन कितनी। तो भाई असल में ना सारी लड़ाई कंसोलिडेशन में सरप्लसेस की है, गेन्स की है, लॉसेस की है, क्योंकि आपको इससे कोई लेना देना ही नहीं है कि उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी, जो है उसके हिसाब से डेप्शन वो कर रहा होगा। मसला किसका आया है? हमारा। हमने जो सरप्लस बुक किया है ना, ये वो चीज है जो सब्सिडरी ने उस दिन से लेके आज तक कभी डेप्सिट किया ही नहीं फिगर, क्योंकि उसने कॉस्ट मॉडल रखा हुआ। तो हमें प्रॉब्लम किससे है? इसी सरप्लस, इसीलिए इसी को पकड़ के डेप्सिट कर देते हैं, सुकून में रखें जिंदगी। कॉन्सेप्टली समझ नहीं आ रहा तो मैं 10 बार समझाता हूं, लेकिन पर्चे की सोच यही है, बस आसानी के लिए, ठीक है। तो 5,000 को डिवाइड करने के लिए रिमेनिंग लाइफ चाहिए, या रेट देगा या लाइफ देगा। तो वो कहता है, ये देखो डॉलर वाला चक्कर हुआ पड़ा इधर भी, कहीं पे ये हो तो सही कर लेना, ठीक है। तो रिमेनिंग लाइफ ऑफ, मैंने अपने सवाल को उठाए थे ना, डॉलर में कन्वर्ट किया, मैंने बताया था आपको, ठीक है, चोरी थोड़ी की है, बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये वाला मसला मैं कोशिश तो की है सीधा करूं, लेकिन कहीं पे मिस हो भी जाता है। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑन एक्विजिशन डेट वाज 20 ईयर्स, तो डिवाइड कर दिया हमने इसको 20 से। लेकिन असूल क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन से कंसोलिडेशन डेट तक जितना अरसा गुजरा। तो एक्विजिशन डेट क्या है? वो कहता है 1 जनवरी 11 को हमने खरीदा था और 31 दिसंबर 14 कंसोलिडेशन डेट है, वो शुरू में काउंट करवाया था। तो इंटू 4 कर लें, क्या आंसर आता है जी? 1,000 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। लेकिन एकदम ख्याल आया है एक्सपेंस कहाँ डेबिट करें? मैं कहा यार आरी में कर दो। किसकी आरी में? किस पे आरी चलाएं? जिसके एसेट्स हैं उसी पे आरी चलाओ। एसआरई डेबिट पोस्ट करो। ना 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 नेट अमाउंट नहीं लेके जानी, ओके। हाँ, जैसे करवा रहा हूं वैसे करो, शौकिया ना मारो। तो बिल्डिंग डेबिट 5,000 से, बिल्डिंग डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। आपके यहाँ नेगेटिव आ रहे होंगे घर पे, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस ये लैंड का था, आई एम सॉरी, ठीक है जी। और ये आ गया आपको, आपकी निशानी के लिए लिख रहा हूँ बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग भी था, ऑफिस मैंने लिखा यार। अगली बात, अब एक्विजिशन खत्म हो जाए ना, ये एक्विजिशन वाला काम खत्म हो गया, अब उसके बाद जो भी हो रहा है ना, वो जो भी हो रहा है वो रिटेन अर्निंग्स को हिट होगा, इस वर्किंग को हिट नहीं कर सकता, याद रखना, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन में एस ने अपने एसेट्स को कॉस्ट पे रख के डेप्सिट किया हुआ है, तो एस के प्रॉफिट्स या आरई के अंदर वो कॉस्ट वाली डेप्शन पड़ी हुई है। मसला किससे है? इस 5,000 से, ठीक है। तो इसकी एंट्री अभी क्या सिखा दी, इसीलिए अब ये लॉजिक थी, लेकिन यहाँ से काम चल रहा है पर्चे में, जिसको लॉजिक ना भी समझ आए ये काम पर्चा पास कराता है, लेकिन लॉजिक समझ भी आ रही है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये एसआरई डेबिट और ऑफिस बिल्डिंग। तो एसआरई में यहाँ पे मैंने प्री की जगह छोड़नी थी, लेकिन प्री बचा ही नहीं आज, इसलिए मैं अब यहाँ पे खुला डुला कितना 1,000 से एसआरई डेबिट और 1,000 से ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट, ठीक है। एक मसला हो गया, जरा जगह तांग है, जरा इन्वेस्टमेंट की अमाउंट देखो ना, अल्लाह करसी थे दूजी मुसीबत आसी नहीं, गुडविल आज आएगी नहीं, आज कुछ और हो जाएगा। चलो है, देखी जाएगी, अभी फिलहाल तो चलने दो, फिलहाल तो चलने दो। वैसे थोड़ा सा बस यही करना है मैंने, वो असल में अगली एडजस्टमेंट मुझे नज़र आ गया कुछ। क्या नज़र आ गया भला? आपने तो पढ़ा ही है सवाल, मुझे ब्रांड नज़र आ गया ना। अब ब्रांड तो पीपी है नहीं, और ब्रांड पहले से रिकॉर्डेड भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ब्रांड का या ब्रांड लिख दूंगा या इंटेंजिबल लिख कर एक लाइन आइटम ऐड करना पड़ना है माजरत के साथ। तो ज़रा मुझे दोबारा लिखवा दो, माजरत, ये मेरी कमज़ोरी सही।
और अब है क्या करें, इन्वेंट्री कितना था 14,000 और 20,000 14,000 और 20,000। मैंने कहा ज़रा तैयारी कर लेना। डेटर कितने थे 7,000 और 25,000 7,000 और 25,000 25,000 2500 है अच्छा 2500 है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई थी कितनी 33,500 5,000 33,500। कोई खातिर खा फ़र्क तो कोई नहीं पाया, लेकिन चलो गुजारा कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी चले नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आए, जगह बना दी मैंने। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है जी, तीसरे में कहता है वो एस हैज नॉट रिकॉर्डेड द वैल्यू ऑफ अ ब्रांड इन इट्स बुक्स। प्रोबेबली इंटरनली जनरेटेड होगा। प्रोबेबली क्या होगा, हाँ तो बिल्कुल सही किया होगा उसने, नहीं रिकॉर्ड किया, ठीक है। लेकिन जब बारी आएगी ना कंसोलिडेशन की, तो अब ये हमने एस को एक्वायर किया है, तो ये फिर इंटरनल जनरेटेड वाला चक्कर ही रहा, तो फिर परचेज बन जाता है। तो IFRS 3 और 10 कहते हैं भाईजान इवन कंटिंजेंट लायबिलिटी भी डिस्क्लोज हुई पड़ी होगी ना सेपरेट में। IFRS 3 और 10 कहते हैं, IAS 37 ने कहा था इसको प्रोविजन रिकॉर्ड ना करो, कंसोलिडेशन के वक्त करो। के बाद गए हो अपने वकील को साथ लेके जाओ, उनके खिलाफ को केस है चेक करो, कंटिंजेंट लायबिलिटी भी है तो आप उसकी भी फेयर वैल्यू निकालो और उसको भी रिकॉर्ड करो। खैर चलो जब कभी आएगा देखेंगे। फिलहाल मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लली इंटरनली जनरेटेड होगा, इसलिए बिल्कुल ठीक है सेपरेट में इसको रिकॉर्ड। लेकिन एक्विजिशन डेट पर वो क्या कह रहा है, एक्विजिशन डेट पर वो क्या कह रहा है जी 2500 पे उसकी फेयर वैल्यू है। पड़ा नहीं हुआ, पड़ा तो है ही नहीं। और रिमेनिंग लाइफ उसकी कितनी है 5 साल। इसका मतलब इधर देखो ब्रांड जो है ना, ब्रांड ये मैं ज़रा तरतीब में लिख रहा हूँ। तो ब्रांड की बुक वैल्यू 0 है, फेयर वैल्यू 2500 है। बुक वैल्यू क्यों 0 है, मैंने क्यों क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, क्लियर बात हो, कह रहा रिकॉर्ड ही नहीं किया। IAS 38 ने मना किया होगा उसको, पर मैं इस वक्त IFRS 3 और 10 कर रहा हूँ कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड। तो ये कहते हैं भाईजान चुपको फेयर वैल्यू तो ले आ जाओ, आपके लिए परचेज है। गॉट इट। तो कितना आया 2500, ठीक है भाई। थक तो आप गए होगे अब थोड़ा सा, बस ये आखिरी, बस सवाल ख़त्म हो गया। ये माजरत चाहता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा शायद हो गया, वरना तो बहुत एंजॉय कर रहे थे हम। खैर ठीक है चलो, अब 2500 की एंट्री कराओ, ब्रांड डेबिट और ना कैश क्रेडिट, सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। कैश तो हमने इकट्ठा देना है एस को खरीदने के लिए, उसके एसेट्स हैं ये सारे, तरतीब नहीं छोड़ने दूंगा, और इंशाल्लाह फिर जो मर्जी होता रहे जी। कितना, फिर सवाल में आपको मारनी पड़ेगी। तो 2500 ये एंट्री हो गई। लेकिन अब चूंकि ये डेप्रीशिएबल है, मतलब अमोर्टाइजेशन इसकी आनी है, क्या ख्याल है, क्योंकि उसकी तो बुक वैल्यू नहीं है, अभी भी नहीं होगी, तो वो भी निकाल लो, कोई मसला नहीं है। अमोर्टाइजेशन डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, यानी आप ब्रांड को ही क्रेडिट कर दें, ठीक है। आप इधर देखिए कितनी अमोर्टाइजेशन होगी जी, 2500 को पकड़ा उसने, बताया लाइफ कितनी है 5 साल, तो डिवाइड कर दो इसको 5 से, और 4 साल गुजर गए तो 2000 बन गया। तो 2000 से आपने अमोर्टाइजेशन डेबिट और ब्रांड क्रेडिट करना था। कहाँ पे करें भाई, RE में करें। किसकी RE में, जिसके एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हो, तो SRE, और कहानी खत्म भाई, सवाल खत्म हो गया। उधर देख लो सवाल खत्म हो गया। ये पे आ जाए कंसोलिडेशन, बड़ा आया कंसोलिडेशन, ये थी कंसोलिडेशन। 80% ना कहूँ तो 70% आपका कंसोलिडेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपने कुछ भी नहीं किया, ऐसा आपने जो पढ़ रखा था उसको तरतीब पे लाया। एक नई चीज़ आज पढ़ाई है, रीवैल्यूएशन ऑफ एस एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट, ठीक है। ये सिर्फ आपने नहीं पढ़ा हुआ था, बाकी तो ये फनकारियाँ हैं। डेबिट बैलेंस आ जाना, वो कोई ये नहीं है कि सिलेबस में नहीं है, वो आपको पर्चे में नहीं दिया उसने, बस तो नहीं दिया, वरना हो सकता था, ठीक है। कैपिटल रिजर्व सादा सी बात थी, वो साथ ही आ गया, असल ये नई चीज़ थी। तो ये इस सवाल की नई चीज़, ये आपकी F7 की, वही वाहिद कॉन्सेप्ट F7 का मैंने ये पढ़ाया, ठीक है। सही है, कैसा लगा। इधर ये लिखा नहीं आपने, ये क्या है, ये डेप्रीसिएशन है, रिवर्सल है या डेप्रीसिएशन चार्जिंग हुई है, चार्जिंग है ना। डेप्रीसिएशन किसकी है जी, ये बिल्डिंग की थी, ऑफिस बिल्डिंग की, ठीक है जी। अच्छा अब
ये ब्रांड आ गया जी, डबल एंट्री पूरी करो। ब्रांड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, ब्रांड डेबिट कितने से जी? 2500। 2500, लेकिन अमोर्टाइजेशन भी है ना, इसलिए ब्रैकेट में लिख लो 2500। ये कहाँ से आया जी? वर्किंग नंबर। फिलहाल जो बना दिया वर्किंग, वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी जी। कितनी? वर्किंग 8 आप चूँकि कर दी है, पर्चे में डायरेक्ट कर सकते हो, वर्किंग कोई शो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो डबल एंट्री मैंने की है ना, ये डबल एंट्री ऐसे शो कर देनी है बस। यानी आप यहाँ पे बैलेंस शीट के फेस पे लिखोगे 2500 इधर डेबिट, और यहाँ पर आकर लिखोगे 2500 वर्किंग 1 में क्रेडिट, दैट्स इट। और अगर ये 2500 निकालना दिखाना है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखोगे 0 माइनस 25 या 2500 माइनस 0। वो एंट्रियाँ आपके लिए हैं। फिर यहाँ से यहीं से देखना है एसिड बढ़ रहा है तो डेप्शन को भी बढ़ा दो। डेप्शन बढ़ाना है तो डेप्शन एक्सपेंस डेबिट। अब एक्सपेंस डेबिट करना है तो कहाँ कर दें? आरई में डेबिट। यहीं पे डेप्रिसिएशन के आगे ब्रैकेट में वर्किंग करनी है 5000/20 × 4। बस वो आपके लिए एंट्रीज हैं, आपको समझाने के लिए एंट्रीज हैं, पर्चे में करने के लिए नहीं है। ठीक है सर। पर्चे में नहीं करना, ओके? कोशिश करना कि ना हो, ठीक है? अब ले जी दूसरी एंट्री क्या? अच्छा इसके साथ लिख तो लो, ये क्या हुआ है? ये क्या चीज़ है? ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ये लेकिन ब्रांड का है, ठीक है? सही है? जी सर। बड़ी चीज़ें आ गई, असल मैंने काफ़ी जगह रखी है, फिर भी मुक गई जगह। हाँ, नेक्स्ट इधर देखो, एसआरई डेबिट और ब्रांड क्रेडिट। तो एसआरई डेबिट कितने से जी? 2000 से, बोलो। जी सर। और ब्रांड क्रेडिट 2000 से, ठीक है? ये भी वर्किंग 8 में निकाला, ये भी ऊपर वर्किंग 8 में ही आ रहे थे। अब इसको वर्किंग 8 लिख लो, इसको भी वर्किंग 8 लिख लो, इसको भी वर्किंग 8 लिख लो, लेकिन वर्किंग कोई करने की जरूरत नहीं, ठीक है? यहाँ पे लिख दो अमोर्टाइजेशन। अब मोबाइल ना यूज करो 2 मिनट, अच्छा? दोस्तों को बाद में बुला लेना। अच्छा, मेरे को आज नहीं छड़दा हो, आज जान कट के छटेगा, कंसोलिडेशन दी खत्म हो गया सवाल जी। बस इधर देखो, इधर देखो, एंड हो गया सवाल। अब बस बैलेंसिंग करनी रह गई है, ठीक है? तो लो जी, पीएसएल में ट्रक आया करता था एक दफ़ा, जब मैं पीएसएल, जब लाहौर कभी जीतता ही नहीं था, हर दफ़ा हम रोते ही थे, फिर अल्लाह ने आखिर किया, जीतने लग गया, है ना? बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा यार वैसे हम सपोर्टरों ने, लाहौर के सपोर्टरों ने, मजाक ही बन गए थे हम। कितना है टोटल? 12,000। ओहो, इन्वेस्टमेंट इन एस कहाँ थी? अच्छा सॉरी। तो कहता है पी एक्वायर्ड एस लिमिटेड ऑन यकम जनवरी फॉर 20,000। तो इन्वेस्टमेंट्स 33,500 में 20,000 पड़ा होगा ना। हमने तरीका ही ऐसा रख लिया, जान छुड़ा लेते हैं हम, यहाँ से माइनस कर देते हैं, बाकी उधर बच जाता है, यहाँ से निकालो इधर फेंक दो, ठीक है जी? ये आ गया जनाब इन्वेस्टमेंट इन एस। अब पूरा सवाल गुजर गया, मुआ एनसीआई कहीं नहीं नजर आया, एनसीआई की कोई एडजस्टमेंट कहीं नजर नहीं आई, तो फिर क्या करें? ये फिर आप F3 करें, फिर आप F3 करें। क्या मतलब? F3 में क्या करते थे आप? बस प्रोपोर्शनेट शेयर ही देते, फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट नहीं था ना, तो वही है डिफॉल्ट, वहीं पे चला जाएगा। खामोशी केस में फिर ये प्रोपोर्शनेट शेयर तो निकल सकता है। तो 12,000 का प्रोपोर्शनेट शेयर एनसीआई को क्या देना है हमने? प्रोपोर्शनेट शेयर। तो 12,000 नेट एसेट्स, ठीक है, इनटू, अब नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है, लेकिन इसके शेयर की फेयर वैल्यू नहीं, इसका शेयर पता नहीं कितने का होगा। तो एनसीआई बहरहाल प्रोपोर्शनेट शेयर पर ही है, ये प्रोपोर्शनेट शेयर पर है, इनटू 30%। कहीं लिखा हुआ है? 70% लिखा हुआ था, चलो शुक्र है, फिर निकालने की जरूरत नहीं है। 70% शेयर्स खरीदे थे, तो फिर 30% एनसीआई के, 3600 इधर हो गया डेबिट और इधर हो गया क्रेडिट। प्रोपोर्शनेट शेयर है जी हमारे पास, ये वर्किंग 1 में जाके देख ले, वहां निकाला हूँ। क्वेश्चन इज ओवर। बताइए नेगेटिव पुट्ठे पासे तो नहीं गुडविल टुर गई? तो कान दे नालों लंगी है, कोई पता नहीं होमवर्क वाला सवाल ऐसा हो जाए, कोई पता नहीं कल ऐसा हो जाए सवाल, होना तो है जल्द या बदेर। नेगेटिव गुडविल का कॉन्सेप्ट है, आना है, पता नहीं अब कब आता है, देखें, सरप्राइज चल रहा है अभी। तो गुडविल हैगी कितनी? 11,000। कहीं पे इसकी इंपेयरमेंट का जिक्र है कोई? तो फिर नहीं है। पहले सवाल से नवी चीज़ें काफ़ी आ गई सन, इसलिए ये
मसला नहीं आया। अच्छा, इंटेंजिबल्स इकट्ठे भी रख सकते थे लेकिन मैंने इसको अलग ही रखा है, ठीक है। गुडविल वर्किंग 1 से कितनी आ गई? 11,600, ठीक है। जी सर। चलो जी, वर्किंग 1 इज ओवर। वर्किंग 2 का पुराना काम CRE NCI कितना बचा है जी? 32 जमा 6 38 माइनस 3,000 35 बचता है। क्या ख्याल है, यही बचता है? जी सर। इसका 70% और 30% बांट दो, 24,500। 24,500 बैलेंस निकाल लिया करो ना बाकी। 10,500। 10,000। ये लेजर भी खत्म। अभी तो देखो हो गया। ऐसे, लेकिन ये उंगलियों का जरा फासला ज्यादा रखना है, दरमियान में ये भी आ रहा है, तो इधर आ रही जाएगी और इधर आ रही आएगी। NCA का हिस्सा, ठीक है। तो SRE पोस्ट कितना? 24,500। SRE पोस्ट देखो इधर जंप कर आया हूं, कितना? 10,500। अब 100% सेम ट्रीटमेंट का मतलब है इसके साथ भी वही करना है। अभी तो देखना जरा, RE नहीं, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व और NCI। अब है कितना? 10,500 में से 8 गया तो 2 गया तो 10,500 में से 2,000 गया, 8,500। वही। अब इसको भी बांट दो, 70 और 30, 5950। 5950। बैलेंस निकाला करो बैलेंस 8500 में से जी, 2550। आखिरी को बैलेंस जो निकल आता है ना उसको 85 में से माइनस कर दिया करो ना, ताकि दोनों फिर बैलेंस भी हो जाए, बैलेंस शीट ना आउट हो फिर। तो 59, अभी तो देखो ये भी हो गया। थोड़ा ऊपर नहीं करना, ये 3.1 में यानी कैपिटल रिजर्व में जाएगा एस का, ये एस SCR कैपिटल रिजर्व, ये बड़ा मसला है ना कभी कभी आने वाली चीज। एस कैपिटल रिजर्व पोस्ट 5950 और एस कैपिटल रिजर्व। हमारे पास इमरान खान का तो बस एक ही अकाउंट है ना, उसमें सब कुछ जा रहा है 2550। ठीक हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। इसने क्लोजिंग बैलेंस देना है, इसने भी क्लोजिंग बैलेंस देना है, इसने भी क्लोजिंग बैलेंस देना है। बोलो जी। 71500 13,950 और आखिर में आ गया 16,650। ठीक है जी, डन। तो 71500 13950 और 16650। बाकियों का भी टोटल शोटल मारो थे कल मुकाओ बस। PPE माशाल्लाह 1,36,500 ओनली, नहीं वो तो हो गया ये 36,500 9,500। हाँ जी, आपने लिखवाया था जो भी था, ग्रैंड टोटल कर दो। डबल 28100 सही है। अच्छा, इसका टोटल बताओ, क्रेडिटर्स का टोटल। 53। नहीं ये 53 है ना, ऊपर सही है, 53,000। ऊपर वाला सही था, ऊपर वाले कौन सा? ये हाँ ये ठीक है। चेक किया था 78, या उसके एतबार कर लिया था? नहीं। एक दूसरे पे एतबार नहीं करना कैलकुलेशन में। अच्छा पहले कर दो फिर बाद में, हाँ ठीक है जी।
नहीं हो सकती, हो नहीं सकती। आप तसल्ली से देख लो, कोई टोटल गलत किया। यहाँ पे भाई, यहाँ पे ना कैमरा रख के पॉज करो। वैसे ऑनलाइन वालों को तो कैलकुलेशन हुई पड़ी होती है, यहाँ से कुछ गलत हुआ है, आप पॉज कर दो इसको 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए पॉज कर दो। जी माशाल्लाह से कैलकुलेशन करने वालों ने यहाँ कमाल किया हुआ था। इसको सही कर लें जी। ये 20,000 है बेटा, माइनस हो रहा है, पता नहीं क्या करते हैं आप लोग। ये 20,000 है। हाँ जी, क्या आंसर है? 18,500, 20,100, 18,000 का फर्क डाल दिया था आपने। तो 20100 नहीं, 200 अब इस साइड पे सारे सही हैं, एक ये सही चेक कर लो, वो तो वहां से आए हैं। सही है। 200 100 200 100, ठीक है जी। चले जी, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अपना लेक्चर कर रहा हूँ क्लोज। अगर ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ठहर जाना भाई, ये कह रहे हैं कि ये भी टोटल सही नहीं है, ये ऐसे है 210। अब सही है भाई, अब बंद कर दूं। ऑनलाइन वाले पता है क्या होता है, वो सही कैलकुलेशन किए बैठे होते हैं, अब वो सर पीट रहे होते हैं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। ये कौन लोग बैठे हुए, ये भंग पी के बैठे हुए, ये भंगी जो सामने, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल होश-हवास में। लेकिन कोई नहीं, एंड तक आते आते काफ़ी आज बच्चों ने पढ़ा है। गलती हो जाती है, कैलकुलेशन की मिस्टेक है। वैसे भी आपने एक्सेल पे करना है, इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा। लेकिन एक्सेल पे करते हुए भी ऐसे मसाइल आपके साथ हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, अब कर ही दें क्लोज। अल्लाह हाफिज़।